क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं बेटा। और रेस्पिरेटरी सिस्टम के हम बिल्कुल आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हैं। तो अभी तक हम क्या क्या देख चुके हैं? हमने पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, ट्रैकिया कैसा होता है, ठीक है, ट्रैकिया की रिंग्स कैसे होते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई क्या होती है, सेकेंडरी ब्रोंकाई क्या होती है, टर्सरी ब्रोंकाई क्या होती है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं, एल्वेलर डक्ट क्या होती है, एल्वेलाई क्या होती है, उसको देखा हमने। प्लूरल कैविटी का मतलब क्या होता है, प्लूरा का मतलब क्या होता है, उसको भी देखा हमने के। और हमने जो है वो इंटरकॉस्टल मसल्स, डायफ्राम, सबके रोल के बारे में हमने बात किया। फिर ये देखा हमने कि किस प्रकार से ऑक्सीजन को जो है ब्लड में ट्रांसपोर्ट करते हैं, किस प्रकार से CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है। क्लियर? ठीक है। अभी बेटा जो वक्त है ना, मैं क्लियर कर दूं आपको कि अभी जो वक्त है ना, ये गोल्डन टाइम है। आप जमकर मेहनत कर लीजिए, अभी भी एग्जाम को वक्त बाकी है और आप बहुत अच्छा एग्जाम में कर सकते हैं, एग्जाम में फोड़कर आप आ सकते हैं। ठीक है, इसलिए इस वक्त को, मौके को हमें गवाना नहीं है। ठीक है, 1 मिनट में बात करूंगा आपसे, क्योंकि मुझे लगता है कई बार कि इस समय तक पहुंचते पहुंचते हमारा एनर्जी लेवल डाउन कर जाता है और कई बार हमें ऐसा लगता है कि यार पता नहीं हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे हम के। तो अवसर है बेटा, ये याद रखिए, ये अपॉर्चुनिटी है। जो इसको इनकैश कर लेगा वो आगे निकल जाएगा, जो खो देगा वो पीछे रह जाएगा। एक मैंने स्वेट मार्डन की किताब में पढ़ा हुआ था कि एक बड़ा प्रसिद्ध मूर्तिकार था, उसकी मूर्ति की एग्जीबिशन कहीं पे लगी हुई थी। तो कुछ लोग वहां देखने गए और उन्होंने देखा भाई कि उन्होंने कभी ग्रीक गॉड एटलस की इसकी उसकी मूर्ति बना रखी। उन्होंने एक बड़ा सुंदर सा स्टैचू था जो जिसके सामने तो बाल थे, पीछे से गंजा था पूरा। जैसे मेरे सामने वाले इतने बाल थे, पीछे से पूरा गंजा था। तो लोग देखते थे उसको और होता था कैसा, मतलब कैसा बनाया है इसने, आगे बाल है पीछे गंजा है। तो एक आदमी पूछता है मूर्तिकार से कि भैया ये कौन है, कि किसकी मूर्ति बनाई तुमने? ये कि आगे तो बाल है और पीछे से गंजा है पूरा, ये एकदम चिकना सपाट। ठीक है, कौन है ये? तो वो मूर्तिकार कहता है भाई इसका नाम है अवसर, अपॉर्चुनिटी इसका नाम है। अपॉर्चुनिटी सामने से आएगी तो बालों से पकड़ सकते हो तुम उसको, एक बार निकल गई पीछे आए तो पीछे चिकनी खोपड़ी से तुम अपॉर्चुनिटी को पकड़ नहीं पाओगे। समझ गए ना? तो अवसर की मूर्ति है वो। तो अवसर क्या होता है? सामने से आए तो पकड़ लो उसको, जकड़ लो, पकड़ लो उसको और जो है वो भुना लो, सफल हो जाओ। और यदि एक बार निकल गया ना तो पीछे गंजे की खोपड़ी के समान है कि वो, ठीक है, कि वो फिर आप नहीं पकड़ पाएंगे। आई बात समझ में? ठीक है, इसलिए तो याद रखना ये फिनोमिना कि अभी जो वक्त है ना, ये अवसर वाला वक्त है। चलो, तो अभी समय खराब नहीं करते, अपने लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम क्या बात करेंगे? सबसे पहले हम आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे, आप उन प्रश्नों के उत्तर देंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपको बताना है, आपके सामने ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व दे रखा है, आपको बताना है बेटा कि व्हाट आर दी फैक्टर्स, वो कौन से कारक हैं जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को राइट की ओर शिफ्ट कराते हैं। तो आपको 3 कारण बताना है, आपको 1, 2 एंड 3, आपको 3 रीजन देना है कि 3 से कम नहीं, कि कम से कम 3 रीजन आपको बताना है कि कैसे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है राइट की ओर शिफ्ट होता है, फिर लेफ्ट की ओर शिफ्ट कैसे होता है। अगेन आपको जो है वो 3 रीजन बताने हैं इसके, कि 3 ऐसे कौन से कारक हैं, कौन से 3 ऐसे कारण हैं जिससे कि ये जो है वो लेफ्ट की ओर शिफ्ट होता है। ठीक है ना? क्लियर? एंड राइट शिफ्ट 1 2 3, लेफ्ट शिफ्ट 1 2 3, आपको दोनों कारणों को बतलाना है। क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया बेटा ये। ठीक है, सारे बच्चे आंसर करेंगे। क्लियर? ठीक है बेटा, एप्लीकेशन के अंदर भी जो है वो आपका जो है कमेंट करने का फैसिलिटी, प्लीज आंसर कीजिए। ठीक है, चलिए, है ना? अब हमने क्या देखा था पिछली क्लास में? हमने पिछली क्लास में ये भी देखा था हमने यहां पर कि हमने देखा था किस प्रकार से CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब आपसे क्वेश्चन यहां पर ये है कि आपके सामने एक चार्ट दिखाई पड़ रहा है, आपको बताना ये है कितने परसेंट के
कितने परसेंट CO2 ऐसी होती है जो प्लाज्मा में कितने परसेंट CO2 ऐसी होती है जो प्लाज्मा में घुलकर जो है वो पहुंचती है। तो आपको बताना है ए का वैल्यू कि डिसॉल्व CO2 कितने परसेंट CO2 प्लाज्मा में घुलकर एल्वेलाई तक पहुंचती है और वहां से बाहर होती है, कितने परसेंट CO2 जो होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर जाती है, और कितने परसेंट CO2 जो होती है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जो है वो ट्रांसपोर्ट की जाती है। तो आपको बताना है कि ABC कि ए मतलब कितना परसेंट CO2 है जो प्लाज्मा में सीधा घुलकर पहुंचता है एल्वेलाई तक, बी मतलब कितना परसेंट CO2 है जो हीमोग्लोबिन की मदद से जो है पहुंचता है कहां तक, एल्वेलाई तक, और कितना परसेंट CO2 जो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में पहुंचता है। तीनों का वैल्यू बतलाना है आपको। क्लियर? ठीक है। फिर आपको बताना है यहां इक्वेशन में दिए गए एंजाइम का नाम के, ये एंजाइम जो है इसका नाम क्या है, हमने कहा ये फर्स्ट सेकंड। ठीक है, क्या ये दोनों सेम एंजाइम है? सेम एंजाइम है तो सेम नाम लिखिएगा, अलग अलग एंजाइम है तो अलग अलग नाम लिखिएगा। देखते हैं कि तो आपको एंजाइम का नाम बताना, फर्स्ट और सेकंड क्या है ये आपको बतलाना है। ठीक है ना? क्लियर? ये फर्स्ट और सेकंड क्या है ये आपको बतलाना है बेटा। ठीक है ना, कि फर्स्ट क्या है और ये सेकंड क्या है। ठीक है, जब तक मैं अपना पानी लेता हूं। ठीक है, मैं वाटर रखना भूल गया आज, तो मैंने कहा चलो अपना पानी का बोतल लेते हैं। चलो ठीक है? तो फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, ये आपको बतलाना है। ठीक है, चलिए फिर अगेन आपके सामने जो है वो एक इक्वेशन है। ठीक है, अब आपके सामने आप देखें गौर से, आप बताइए कि इसमें मैंने लिखा है ए और बी, कि मैंने इसमें लिखा है, एक जगह लिखा मैंने ए, एक जगह लिखा मैंने बी। ठीक है, आपको बताना है इसमें से कौन सा बोहर इफेक्ट है और कौन सा हेल्डाने इफेक्ट है। के ए कौन सा इफेक्ट है, बोहर इफेक्ट है या हेल्डाने इफेक्ट है, बी कौन सा इफेक्ट है, बोहर इफेक्ट है या हेल्डाने इफेक्ट है। तो आपको बताना है कि ए और बी में, आपको मैंने चॉइस भी दे रखे हैं, ए बोहर इफेक्ट है या हेल्डाने इफेक्ट है, बी बोहर इफेक्ट है या हेल्डाने इफेक्ट है। तो आपको सही जगह पे इसको ठीक है बताना कि ए क्या है बेटा और बी क्या है। ठीक है, और देखो हम ये जो रिवीजन करते हैं ना लेक्चर के पहले, वो इसलिए करते ताकि हमारे पिछले कॉन्सेप्ट एक बार दिमाग में फिर से आ जाए और हम आगे आगे बढ़ सकें। ठीक है, चलिए ये तो हो गए आज के क्वेश्चंस के। अब हम अब वापस कंटिन्यू करते हैं। देखो बेटा अभी तक क्या देखा हमने, अब थोड़ा सुनिए कि आज थोड़ा सा हम क्या करेंगे, हम रेस्पिरेटरी सिस्टम जो पढ़ रहे हैं, जो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा उसमें हम जो है कुछ चीजों को रिकॉल करेंगे एक बार। कि जैसे देखिए हमें मालूम है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या था, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या था। ठीक है, लंग्स जो होते हैं दे आर द पार्ट ऑफ द लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, और मैंने आपको पहले भी कहा था कि लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करने वाले वायरसेस, बैक्टीरिया जो है वो खतरनाक होते हैं। कि निमोनिया, ठीक है, जो कोविड-19 ये सब क्या होता है, ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करते हैं, इसलिए खतरनाक बीमारियों में शामिल होते हैं। ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या होता है, जो कंडक्टिंग पार्ट वाला होता है बेटा वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जनरली आता है। ठीक है ना? ठीक है, जो ट्रैकिया से ऊपर का जो हिस्सा हम बात कर रहे हैं उसकी। ठीक है, ट्रैकिया से ऊपर। तो देखो अब क्या बोला मैंने, मतलब जो लंग्स है बेसिकली पल्मोनरी, जो लंग्स वाला हिस्सा है वो जो है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर आता है बेटा। ठीक है, अब ध्यान से बात देखिए, ये हम देख रहे हैं, हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, ये हमें दिखाई पड़ रहा है बेटा, ये हमें दिखाई पड़ रहा है रेस्पिरेटरी ट्री। ठीक है ना? क्या देख रहे हैं हम, ट्रैकिया देख रहे हैं, ट्रैकिया के बाद हम ब्रोंकस प्राइमरी ब्रोंकाई देख रहे हैं, देन सेकेंडरी ब्रोंकाई होगा, टर्सरी ब्रोंकाई होगा। ठीक है, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल होगा, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल होगा, और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से कनेक्ट होगा एल्वेओलर डक्ट और एल्वेलाई होगा। ठीक है, ये सीक्वेंस याद रखना आपको। ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल और एल्वेलाई। ठीक है, थ्रू द एल्वेओलर डक्ट। ठीक है, ये इंटरकॉस्टल मसल दिखाई पड़ रही है, ये डायफ्राम दिखाई पड़ रहा है ना बेटा, ये सब हमने अच्छे से पढ़ा नहीं पढ़ के। अच्छा बताओ मेरे को ये जगह क्या कहलाती है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्लेस, इस जगह का नाम क्या है। यस बिल्कुल सही, क्या बोला आपने, फिर से एक बार बोलो, मीडिया स्टीनम। ठीक है ना, मीडियानम नहीं, मीडिया स्टीनम। ठीक है, क्लियर। चलिए फिर देखिए टर्मिनल ब्रोंक्यूल, याद रख, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, इसके बाद आता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, फिर आता है एल्वेओलर डक्ट एंड देन दी एल्वेलाई, और एल्वेलाई के अंदर क्या होता है, एल्वेओलर सैक होते हैं। कि थैलिया होती है एल्वेलाई, याद रखना। तो सीक्वेंस नहीं भूलना, टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से जुड़ा होता है एल्वेओलर डक्ट, देन उससे जुड़ी होती है एल्वेलाई। क्लियर, छोटी छोटी बातें पर एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक, फिर सांस अंदर कैसे लेते हैं, सांस बाहर कैसे निकलता है, तो हमने बात किया था किसका बेटा,
बॉयल्स लॉ का बात किया था, हमने कहा था कि एक क्लोज कंटेनर में यदि वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो एयर का प्रेशर कम हो जाएगा, क्लोज कंटेनर में यदि वॉल्यूम कम कर देंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और यही हमारे लंग्स के काम करने का तरीका था, और वैक्यूम पंप के समान जो हमारे लंग्स जो है वो काम करते हैं। तो हमने देखा था कि वॉल्यूम में परिवर्तन डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से और जो है वो इंटरकॉस्टल मसल जो है वो जब रिब केज को ऊपर उठाती है उससे होता है। ठीक है, ये हम अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, फिर ये भी देखा था हमने कि कंडक्टिंग पार्ट में क्या क्या है, लैरिंग्स हुआ, ट्रेकिया हुआ, ब्रोंकाई हुआ, ब्रोंकियोस, ये कंडक्टिंग पार्ट में होते हैं। मतलब ये वो जगह होती है जहां पर एयर अंदर आती है लेकिन एयर का एक्सचेंज यहां पर नहीं होता है। मतलब यहां पर CO2 को बाहर निकालना, O2 को अंदर लेना, ये सब ये सब कंडक्टिंग पार्ट में नहीं होता है। और मैंने कहा था कंडक्टिंग पार्ट है ना, जो भी हम एयर अंदर लेते हैं, जो भी वॉल्यूम अंदर लेते हैं, वो एक नॉर्मल सांस में वो टाइडल वॉल्यूम होता है, 500 ml होता है, 500 ml इज द टाइडल वॉल्यूम के, उसमें से 150 ml केवल कंडक्टिंग पार्ट के अंदर रह जाता है। इसे एनाटॉमिकल डेड स्पेस भी कहते हैं, याद आया ना। ठीक है, फिर रेस्पिरेटरी पोर्शन वो होता है जहां से गैसेस एक्सचेंज होता है, तो उसमें रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोस, एल्वेओलर डक्ट और एल्वेओलाई शामिल होते हैं। क्लियर? ठीक है, फिर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ वॉल्यूम की बात की थी। हमने देखा था कि टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होती है, वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है, सब मुंह जबानी याद रहना चाहिए। सारे वॉल्यूम, सारी कैपेसिटीज बार बार रिकॉल कीजिए, एक दूसरे से पूछिए भाई, कोई फालतू बात करने के बजाय कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून के, इसकी बजाय पूछो कि बता भाई टाइडल वॉल्यूम कितना होता है। सामने वाला आंसर देगा कि मैं 72 वाले, अपनी भाषा बदल देते हैं हम। ठीक है, आपको मेडिकल की जब तैयारी करते हैं तो अपनी लैंग्वेज चेंज कर लो। आपके कोई मिले आपको तो उससे हेलो हाय गुड मॉर्निंग क्या हाल चाल है, तो हम लोग जब पढ़ते थे ऐसे ही करते थे। मिला मेरा दोस्त अतुल जैन मेरे साथ पढ़ा है इसलिए उसका नाम बार बार आता है कि हम लोग कैसे मिले, कहीं पे गए बाजार में, वो दिख गया, कहीं पे कुछ किताब लेने कॉपी लेने गए होते दिख गया, और भाई अतुल, हाँ भाई गीतेन, बता टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, वो दूसरा सड़क के उसका 500 ml होता है, तू बता इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी होती है। फिर पूछेगा वो, चल बता सरफेस टेंशन का फार्मूला बता, चल चल वो वाला फार्मूला बता, मैग्नेटिज्म वाला। सामने वाले लोग सोचते पागल है तो दोनों, कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं। तो जब आप डूब के काम करते हैं ना तो ऐसे लेवल पर डूबना पड़ता है आपको। ठीक है ना। चलिए तो मतलब आप क्या बताएंगे, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी। यार कुछ तो है, याद कर लो इसको, क्या दिक्कत है इसमें, के जोड़ गणा भागी तो इसमें क्या है। ठीक है ना। चलिए फिर आज थोड़ा रिकॉल चल रहा है भाई, कि चलता रहेगा थोड़ा देर, कि ताकि जो है आपको जो है पिछली चीजें दिमाग में रह जाए, क्योंकि मेरे पढ़ाने के मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाया और उसके बाद आपने कोई क्वेश्चन गलत किया ना तो भैया मैं अपने आप को दोषी मानूंगा, इसलिए पढ़ लो। ठीक है ना, तुम चाहते हो तुम्हारे गुरु को ऐसा लगे नहीं ना। ठीक है ना। चलो तो अभी फिर हम बात करते हैं बेटा प्रेशर के। हमने कहा था, हमने बात किया था किसके बारे में, हमने बात किया था डाल्टन्स गैस लॉ के बारे में, कि पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है वो भी समझा हमने कहा कि एटमॉस्फेरिक एयर में कितना ऑक्सीजन का वर्ट परसेंट था, 159 देखा, 104 एल्वेओलाई के अंदर था, 95 जो है वो ऑक्सीजनेट ब्लड के अंदर था, डीऑक्सीजनेट ब्लड में 40 था। सब याद करना है हमको, ये एकदम दिमाग में रहना चाहिए। मेरे को याद है यार, तुम्हें याद नहीं करोगे क्या, तुम बताओ, तुम्हें एग्जाम देना ना, मेरे को थोड़ा एग्जाम देना है। ठीक है, मेरा तो हो गया पढ़ाई लिखाई भाई, अब मेरे को जो है डिफरेंट लेवल पे काम करना पड़ता है, कि मेरे को एग्जाम नहीं देना, एग्जाम तुमने देना है, इसलिए याद रखो सब चीजें। ठीक है, क्लियर। तो कैसे होता है अब, नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि इतनी सारी प्रक्रियाएं मैंने आपको बता दी इसमें, तो इन सबका रेगुलेशन कैसे होता है, मतलब इनका कंट्रोल कैसे होता है, कि कौन कंट्रोल कर रहा है कि कब सांस अंदर लेना है। यदि भैया हमारे खुद के नियंत्रण में होता तो हम तो हो सकता है कि हम में से कई लोग जो है इतने व्यस्त हो गए, कोई सड़क तो उधर से इधर निकला। इमेजिन कर रहे हैं कि मान लो सांस लेने का हमारा खुद का होता ना, कि भाई हमें खुद ही सांस लेनी है और भूल गए हार्ट को धड़काना है, तो गड़बड़ मामला हो जाता है। तो मान लो कोई स्कूटी निकल रही है, इस सड़क के इस कोने से उस कोने स्कूटी जा रही है, और हम जो है वो इतने मग्न हो गए कि हम सांस लेना ही भूल गए, तो टप्पा खा के नीचे गिर पड़े। लोगों ने पूछा क्या हो गया भाई, चक्कर आ गया क्या? नहीं साहब कुछ नहीं, चल बसे। क्यों? सांस लेना भूल गए। किसकी गलती? वो स्कूटी की गलती। हद यार,
ऐसा नहीं होता ना, ठीक है। इसीलिए ऐसा नहीं होता क्योंकि हमारा पूरा सिस्टम जो है हमें कंट्रोल कर रहा होता है, और ये जो कंट्रोल है ना, रेगुलेशन जो है वो आपकी मर्जी के बगैर होता है। और ये क्योंकि मालूम है, शरीर को मालूम है कि यार ये आदमी बुद्धू, कभी भूल भाल गया, ठीक है, उसकी नजर में तो बुद्धू है। ब्रेन तो अपना ब्रेन बोल दिया कि देख भाई, कुछ डिसीजन तू खुद लेना जो तेरे जीवन को प्रभावित करते होंगे, लेकिन जो मेरे शरीर को प्रभावित करेंगे वो डिसीजन तो मैं खुद लूंगा। यानी हार्ट की, हृदय की धड़कन से लेकर आपके सांस लेने तक के, आपके इंटेस्टाइन के मूवमेंट तक के, पाचन की प्रक्रिया तक, सारा कुछ उसने बोला है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं देंगे भाई। किडनी विडनी, तुम पता चला किडनी को चलाना भूल गए कि भैया आज सुबह सुबह काम क्या है, आज यार शाम को है, ओ माय गॉड आई फॉरगेट टू स्टार्ट माय किडनी स्टार्ट ही नहीं हो रही, तुमने 2 दिन से स्टार्ट नहीं किया मेरे को। तो भैया ऐसा नहीं होता ना, इसलिए जो है आपके कुछ निर्णय, सेरेब्रल कॉर्टेक्स को बोला कि तुम गिनती के कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, तुम्हें क्या करना है, जीवन में क्या पहुंचना है, तुम्हें कैसे पैसे कमाने, ये सब चीजें तुम सोच लो भाई। लेकिन सांस कैसे लेनी है, दिल कैसे धड़केगा, ठीक है। और वो जो गाने हैं ना जितने कि क्या है वो, एक मूवी का मुझे गाना याद आता है, माधुरी दीक्षित मेरी वन ऑफ द फेवरेट एक्ट्रेस में से एक रही है, तो है ना एक मूवी का गाना था, मैं भूल गया उसमें वो अनिल कपूर का भाई हीरो रहता है मूवी में। मतलब देखो हमारे जमाने की मूवी की बात करेंगे ना हम, तुम्हारे तो अभी नई मूवी तो याद भी नहीं रहती। वो क्या है, नजरें मिली दिल धड़का, लव यू राजा, एक गाना है वो, ठीक है। यार दिल की धड़कन को ऐसा बना दिया इन लोगों ने, फिल्म बॉलीवुड ने, कि मतलब यदि मतलब दिल मतलब पहले इसका मतलब यह है कि प्रीवियसली यू आर डेड, आप मृत व्यक्ति थे, आपका सीपीआर किया गया, कार्डियक पल्मोनरी रेसिस्टेशन किया गया आपका, तब जाके दिल धड़का। मतलब वो आदमी, संजय कपूर एक डॉक्टर है, ही इज डॉक्टर, ठीक है, और वो ऐसा डॉक्टर है कि नजरों से इलाज कर देता है। दिल धड़का मतलब ये कि दिल की धड़कन है ना, ऐसे नोड को चालू किया गया, फिर उधर ऐसे नोड से जो है वो इंपल्स अंदर गई, तो ये सब विज्ञान की दृष्टिकोण से देखोगे तो लगेगा क्या है ये ना। तो अभी कहने का मतलब ये कि आज हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका रेगुलेशन कैसे होता है उस पर। अब देखो बेसिक फंडा के, बेसिक फंडा ये कि आप देखो सिंपल सी बात है कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो रेगुलेशन होता है उसके लिए देयर आर सर्टेन रेस्पिरेटरी सेंटर इन द ब्रेन के। ब्रेन में डेडिकेटेड एरिया है, ब्रेन में बिल्कुल डेडिकेटेड एरिया है जिसका काम यही है कि देखो रिदम को चेक करो कि इसके सांस लेने की रफ्तार रिदम ठीक है कि नहीं है, कितना गहरा सांस लेगा इसको भी देखो इसमें के, और इसके ब्लड में लगातार मॉनिटरिंग करो कि CO2 का लेवल क्या है। और CO2 का लेवल यदि कुछ लोग कहते हैं साहब हम CO2 का लेवल मॉनिटर नहीं कर पाएंगे हम, अरे कार्बोनिक एसिड से है तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन मॉनिटर करो। तो CO2 का कुछ ऐसे रिसेप्टर है जो सीधा CO2 को पहचान सकते हैं, कुछ ऐसे रिसेप्टर है जो सीधा CO2 को नहीं पहचान पाते हैं, वे हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को मॉनिटर करते हैं। चलो ये भी समझ लिया हमने। तो मतलब यह है कि पूरा का पूरा एक चौकस व्यवस्था है, पूरे बॉडी में एक व्यवस्था है कि भाई वो आपके CO2 के लेवल को मॉनिटर कर रहे हैं, आपके जो है वो। और आपको बता दूं मैं, कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में यदि आप बोलो सर ये CO2 क्यों बोल रहे हो आप O2 क्यों नहीं बोल रहे हो कि O2 का लेवल मॉनिटर कर लो। अरे भाई ऑक्सीजन जो है ना वो इनसिग्निफिकेंट है, मतलब उसका लेवल कोई ज्यादा फर्क नहीं डालता है, वो फर्क डालता है CO2 का लेवल, क्योंकि वो टॉक्सिक है। उसका लेवल जो टॉक्सिक है उसको पहले बाहर निकालना पड़ेगा, जो हार्मफुल ही नहीं है उसका लेवल का चेक करना है, वो तो आ जाएगा। ठीक है, तो CO2 का लेवल बॉडी चेक करती है पहले तरीके से। और CO2 चूंकि जो है वो मोर सॉल्युबल भी है, टॉक्सिक भी है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो टॉक्सिक नहीं है के नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के लिए। तो क्या लिखा है यहाँ पे, कंट्रोल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन कंट्रोल बाय द रेस्पिरेटरी सेंटर इन द ब्रेन। रेस्पिरेटरी रेट किससे अफेक्ट करता है बेटा? अब रेस्पिरेशन रेट है वो एक्साइटमेंट, जब आप एक्साइटेड होते हैं तो एक्साइटेड होते हैं तो सांस बढ़ जाती है, तेज तेज सांस लेने लगता है व्यक्ति के। ठीक है, दिस ऑल काइंड ऑफ एक्साइटमेंट, चाहे वो कोई पहाड़ी के ऊपर से हो, कोई घबराहट हो रही हो, कहीं पे ऐसा लगा हो कि गिर जाएंगे, कहीं पे ऐसा लग रहा हो डर लग रहा हो उठ के, चाहे वो कोई जो है कोई तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी हो, उस सब में जो है जो एक्साइटमेंट उसमें सांस व्यक्ति की बढ़ जाती है। चाहे जो है बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, बुखार में सांस बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ने के। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी को मोर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो सांस रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है, फीवर और पेन में बढ़ जाता है। ठीक है, और जो है वो कहने की बात ये कि जो आपके सांस लेने की जो दर है वो वास्तव में जो है वो, इसमें लास्ट वाले फैक्टर को हम छोड़ देते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं, हम अभी बात नहीं करेंगे इस पर। ठीक है, ठीक, ताकि कंफ्यूज ना हो हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो हमने क्या कहा कि ये सारी चीजें जो है रेस्पिरेशन रेट को ये अफेक्ट करती है। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कोई भी कंट्रोल के लिए क्या चाहिए?
कोई भी कंट्रोल के लिए कोई भी रेगुलेटरी मैकेनिज्म, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इज द रेगुलेटरी मैकेनिज्म गोइंग इनसाइड आवर बॉडी टू कंट्रोल द रेस्पिरेटरी सिस्टम। कोई भी रेगुलेटरी मैकेनिज्म के लिए क्या होगा? कोई सूचना लेके आने वाला होगा, कोई डिसाइड करने वाला होगा और कोई उस काम को करने वाला होगा। अरे भाई ये वैसी वाली बात है जैसे उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, अपने सेंट्रल इंडिया में क्या होता है? जनरली सेंट्रल इंडिया में ऐसी दादागिरी बहुत देखने मिलती है। तो क्या होता है? छोटा वाला भाई आया, भैया 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 क्या हो गया भाई? उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जो है परेशान किया, ऐसा किया उसने। क्या हुआ क्या था? पूरी बात बताओ। भैया मैं वहां जा रहा था, उसने मेरी साइकिल पंचर कर दी, मुझे परवारा, ये क्या, ये बोला तो के बारे में ये बोला, पापा के बारे में ये बोला। बड़े भाई ने कहा कि ये ठीक है। बड़ा भाई ने सुना बात को पूरा, ठीक है। या पापा ने बात सुन ली तो उन्होंने कहा भी एक काम करो, वो अपने 4 जो तेल पिलाए हुए लठ रखे ना, बहुत दिनों से रखे थे अपने डंडे, ठीक है। 4 लड़के बोले कि लेके जाओ भैया, कौन आदमी है देख क्या उसको। 4 डंडे लेके लड़के निकल गए, वो आदमी मिला, धाम 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 धाम। फिर उस आदमी ने बोला अरे भैया बहुत मार लिया, बात खत्म करो ना। तो फिर वो बच्चे ने बोला, उसके छोटे भाई ने कहा भैया आप रहने दो, हो गया, मान लिया सॉरी, उसने रुक गया। आप बोलोगे यूपी की उस घटना से या बिहार की, मध्य प्रदेश की इस घटना से क्या संबंध है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का? तो भैया देखो, छोटा बच्चा जो आया था गुस्सा होता हुआ कि भैया ऐसा किया, वो सेंसर था। भैया ने, पिताजी ने डिसाइड किया। ये कौन थे? ये कंट्रोलर थे। अच्छा ऐसा किया, ऐसा बोला हमारे बारे में। 4 लड़के जो गए डंडा लेके, वो कौन थे? वो इफेक्टर थे कि करना क्या है जाके। फिर वो पिट गया जो आदमी, उसने बोला भैया बहुत हो गया। तो सेंसर ने कहा कि रहने दो भैया, अब बहुत हो गया, रहने दो। फिर काम रोक दिया। आई बस। तो हमारी बॉडी में भी ऐसे ही है, हमारी बॉडी में भी ऐसे ही है कि देयर आर सर्टेन सेंसर होते हैं जो पता लगाते रहते हैं कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। सूचना को लेके आते हैं और वो बताते हैं जाके ब्रेन को, वो कम्युनिकेट करते हैं। जो कंट्रोलिंग सेंटर है वहां बताते हैं कि भैया ऐसा हो रहा है, वहां CO2 बढ़ रहा है, हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन मैं आंखों से देख के आया हूं। बाय गॉड, आई शपथ, बढ़ गया है वो। कहां बढ़ गया? अरे अंदर बढ़ गया बॉडी में। कंट्रोलर ने कहा चलो बोलो, चलो लंग्स को बोलो, खींचो भाई, क्या करो लंग्स, खींचो इंटरेस्ट का स्टूडेंट, टुई, ठीक है। अब हो रहा है क्या? तो वेंटिलेशन, डायफ्राम ने कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया कि अंदर हवा आना शुरू। अब ठीक है, हाँ अब ठीक है, अब स्लो कर लो सांस जरा, है ना। ये तेज दौड़ रहा था ना तो कम पड़ गया था, CO2 बढ़ गया था, ऑक्सीजन कम पड़ गया था। अब जो है रुक गया ये आदमी, अब स्लो कर लो इसको। फीडबैक भी कंट्रोल हुआ इसमें। तो सेंसर वो है जो सूचना लेकर आए हैं, कंट्रोलर वो है जो डिसाइड किए, इफेक्टर वो है जो प्रभाव पड़ा, जिन्होंने काम कर दिखाया, वो इफेक्टर है, ठीक है। इफेक्टर के काम को भी मॉनिटर करना पड़ेगा, नहीं तो पता चला ज्यादा ही काम कर दिया। लंग्स को बोला कि हवा भरो, लंग्स ने कहा हम तो फूल रहे, भर गुब्बारे जन फट हो गया। क्या हुआ? ज्यादा खुल गए थे हम? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपके लंग्स में डाल दिया रिसेप्टर, ठीक है, कि लंग्स जब खींचता है तो बोलता है, अंदर डाला हुआ स्ट्रेस रिसेप्टर, हैरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स, वो कहता है कि इतना बस बस, अरे बहुत हो गया, इतना फूल गया, हो गया, अब आ गई हवा अंदर, अब मत करो और। नहीं तो आपके पास होता, आप ज्यादा ही फुला लेते उसको, इतना फुला के यहां तक गुब्बारा बना लिया। नहीं ना, वो एक लेवल के बाद बोलता है अब नहीं, हो गया बस, ठीक है। स्ट्रेच रिसेप्टर खींचते हैं, बोलते हैं बस मैक्सिमम लिमिट है ये, अब रोको, फिर वापस से सांस छोड़ देते हैं आप, एक्सपायरेशन शुरू हो जाता है। ये वाकई में होता है, ये मजाक में नहीं कर रहा, ये रियलिटी शरीर के अंदर वास्तव में ऐसा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको बात करना है किसके बारे में? हमको बात करना है देखो हमने क्या बोला, क्या चाहिए बेटा हमको चाहिए सेंसर, कंट्रोलर और इफेक्टर। हमें जानना है कि क्या होते हैं, ठीक है, क्लियर। सेंसर क्या है? अब देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब हम सेंसर की बात करते हैं बेटा, तो सेंसर क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि सेंसर होते हैं कीमो रिसेप्टर्स, पल्मोनरी रिसेप्टर और कुछ अदर रिसेप्टर होते हैं। कीमो रिसेप्टर होते हैं सेंट्रल और पेरिफेरल के, एक होते हैं ब्रेन में सेंट्रल और एक पेरिफेरल सिस्टम में होते हैं, ठीक है।
सेंसर सूचनाओं को लेके आते हैं, हम एक एक करके देखेंगे बेटा इनको के, और ये इनका पर्पस क्या है, यानी जो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन की हम बात कर रहे हैं, श्वसन के हम नियमन की बात कर रहे हैं, पर्पस ये है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर और CO2 का पार्शियल प्रेशर एट्रियल ब्लड में सही बना रहे, नॉर्मल बना रहे, ताकि बॉडी को ऑक्सीजन मिलता रहे, शरीर में कभी ऑक्सीजन डेड की कंडीशन ना हो, शरीर में कभी ऑक्सीजन की कमी ना हो जाए, ये पर्पस है इसका। तो सेंसर जो है कीमो रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा कीमो रिसेप्टर के दो टाइप है, सेंट्रल और पेरिफेरल रिसेप्टर, देन पल्मोनरी रिसेप्टर होते हैं लंग्स के अंदर, देन अदर रिसेप्टर होते हैं, ठीक। जो कंट्रोलिंग सेंटर है वो क्या है, वो है ब्रेन स्टेम, पोन्स एंड मेडुला के। पोन्स और मेडुला जो है दे आर द मेन कंट्रोलिंग सेंटर के। इसके अलावा कॉर्टेक्स आल्सो अफेक्ट के, जैसे हम बोलते हैं ना, हम बोलते हैं, अब देखो ये तो कोई ने नहीं बोला, बाबा रामदेव बोल दिए गहरी सांस लीजिए और सांस को रोकिए, तो आपने गहरी सांस लिया, सांस को रोका। अब ये तो बॉडी के रिफ्लेक्स है, ये तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स से सोच के लिया ना जैसे हमने, तो योर कॉर्टेक्स इज आल्सो इन्फ्लुएंसिंग द फंक्शन। कि आपने बोला गहरी सांस लेना है, सांस को रोकना है, मेडिटेशन कर रहे हैं, सांस को धीमे धीमे छोड़िए, तो कौन कर रहा है, ये तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स इन्फ्लुएंस कर रहा है इसको, ठीक है ना, ये अपने आप तो नहीं हो रहा है, तो ये भी इसके अंदर आया। तो लेकिन मेन कंट्रोल है जो इनवॉलेंट्री मेन कंट्रोल है, पर सेरेब्रल कॉर्टेक्स को बोल के आपने कहा कि सांस को रोका, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते आप कि सांस को आप अनंत काल तक रोक लिए, भैया आप तो सांस हम रोकेंगे, बाबा रामदेव बोले तो हम अब 5 घंटा सांस रोक के बैठेंगे हम, तो 5 घंटा सांस रोकने में नहीं रोक सकते आप, नॉट पॉसिबल, ठीक है। क्योंकि कारण इसके पीछे ये है कि आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है पूरा फुल कंट्रोल नहीं रखता, हो पूरा कंट्रोल होता है ब्रेन स्टेम के पास में, ठीक है। देन इफेक्टर क्या होते हैं, वे ऑर्गन, वे हिस्से बॉडी के जो कि सांस लेने में हेल्प करते हैं। आपका डायफ्राम हुआ, आपकी एब्डोमिनल मसल्स हुई, आपकी इंटरकॉस्टल मसल्स हुई, वे सब किस में आती है, वो आपके इफेक्टर्स में आती है। क्लियर? चलिए, तो कुल मिला के हमने क्या देखा, हमने कहा हाँ भाई सेंसर हो गया है, सेंट्रल कंट्रोल हो गया, इफेक्टर हो गया है। तो अब एक एक करके हम समझते हैं। अभी एनसीईआरटी पर मैं पहुंचूंगा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं एनसीईआरटी की कोई लाइन नहीं छोड़ूंगा, लेकिन पहले मेरी बात सुन लीजिए आपकी, क्योंकि एनसीईआरटी को समझने के लिए आपको मेरी बात को समझना पड़ेगा, अदरवाइज ये हिस्सा सिर के ऊपर से निकल जाता है वाला, समझ गए ना। चलिए, अब कैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो पूरा कंट्रोल। अब देखो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने आपसे कहा कि एक तो होते हैं कीमो रिसेप्टर, मैंने आपको बताया, एक होते हैं कीमो रिसेप्टर, और ये जो कीमो रिसेप्टर होते हैं दो तरह के होते हैं, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर और पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, क्लियर। सेंट्रल और पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे मेजर, वो क्या करते हैं, वे CO2 को, वो जो है वो CO2 के जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एट्रियल ब्लड में के एट्रियल ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 को वो मेजर कर लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है। वो जो है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को मेजर कर लेते हैं, ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को मेजर करने वाले होते हैं पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर। तो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर क्या होते हैं बेटा, वो CO2 का पार्शियल प्रेशर और हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन को वो पता लगा लेते हैं, उसको महसूस कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं उसको, उसका लेवल को पता लगा लेते हैं, okay? जबकि पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर जो होते हैं, दे आर दी ओनली रिसेप्टर जो कि ऑक्सीजन को भी सेंस कर सकते हैं, दे कैन सेंस ऑक्सीजन के। अदरवाइज जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर है वो ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को सेंस नहीं करते हैं, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स को सेंस कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो सूचना है, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर अपनी इंफॉर्मेशन को देता है और इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचती है, और ब्रेन जो है वो इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स को सूचना भेजता है बाहर के। वो बोलता है कि इंस्पायरेटरी न्यूरॉन से कहता है कि भाई इंस्पायरेशन करना है, सांस अंदर लेना है, तो इंस्पायरेटरी न्यूरॉन सूचना लेके जाते हैं और ये फ्रेनिक नर्व के थ्रू जो है डायफ्राम को कॉन्टैक्ट करवाते हैं। इंस्पायरेटरी न्यूरॉन अपनी सूचना फ्रेनिक न्यूरॉन को देते हैं, और फ्रेनिक नर्व वो होती है जो डायफ्राम को सप्लाई होती है। तो डायफ्राम कॉन्टैक्ट किया, ठीक है, डायफ्राम कॉन्टैक्ट किया तो लंग्स के वॉल्यूम में परिवर्तन है, वॉल्यूम बढ़ गया, तो लंग्स कहीं ऐसा ना हो कि लंग्स ज्यादा खोल जाए, ज्यादा फूल जाए, तो उसमें लंग्स में स्ट्रेस रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, स्ट्रेस रिसेप्टर होते हैं, और स्ट्रेस रिसेप्टर जो है वो इंफॉर्मेशन देते हैं कि भाई अब इतना मैक्सिमम लिमिट हो चुका है, इतना सांस हमने अंदर ले लिया है, अब सांस लेना रुक जाता है, अब जो हवा अंदर आई थी उसका इस्तेमाल किया जाता है, फिर सांस को बाहर छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये तो हमने एक फ्लो चार्ट देखा, कि अब क्या होगा बेटा, वेगस नर्व इंफॉर्मेशन लिया, और जो है इसके बाद क्या हुआ कि जो है वो न्यूरॉन को स्विच ऑफ किया गया, एक्सपायरेटरी न्यूरॉन को काम पे लगाया गया और एक्सपायरेशन हुआ यहाँ पे, ठीक है। ये सारा कुछ सब कुछ कंट्रोल हो रहा है न्यूमोटैक्सिक सेंटर के, न्यूमोटैक्सिक सेंटर्स को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। देखिए, पहले पूरा थीम समझिए बेटा, फिर हम एनसीईआरटी की बात करेंगे आपके। देखो, अब
आपकी बॉडी में, जो आपके शरीर में जो भी केमिकल इंफॉर्मेशन है वो कहां से ली जाती है? एक तो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स इसका होता है एट्रियल ब्लड। क्या है बेटा? एट्रियल ब्लड, जो आपका एट्रियल ब्लड है वो है। दूसरा होता है ब्रेन के अंदर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, याद रखना इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों जगह ऐसी होती है जहां पर हम जो है वो हम जहां पर जो है सांस लेने के लिए, जहां पर हम जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए हम क्या करते हैं, हम केमिकल एनालिसिस करते हैं, रासायनिक परीक्षण करते हैं यहां पर और हम पता लगाते हैं कि CO2 का लेवल कितना है, हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, हम पता लगाते हैं। ठीक है, अब जैसे एट्रियल ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 60 mmHg से कम होता है। ठीक है, कम होता है। तो पेरिफेरल, मैंने कहा ना पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर, जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर होते हैं वे ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को सेंस कर सकते हैं। मैं बहुत कठिन नहीं पढ़ा रहा हूं बेटा, मैं वही बता रहा हूं जो एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए, घबराने नहीं। मैंने कहा ना बेटा कीमोरिसेप्टर दो तरह के होते हैं, एक सेंट्रल और एक पेरिफेरल। जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर होते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होंगे, उससे कनेक्टेड होंगे उठ के। तो होता क्या बेटा, ये जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर जो हैं ये क्या करते हैं, ये जो है वो ये जैसे जो है एट्रियल ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 60 से कम होता है तो ये डिटेक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं और रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर को इंफॉर्मेशन दे देते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा काम। एंड ये ऑक्सीजन को सेंस करते हैं। फिर क्या होता है कि जो CO2 का लेवल, एंड दे आल्सो सेंस, यानी वो देखते हैं कि CO2 जो CO2 है उसका पार्शियल प्रेशर यदि बढ़ रहा है, मतलब pH पार्शियल प्रेशर CO2 का बढ़ेगा तो कार्बोनिक एसिड बनेगा तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है मतलब pH घट रहा है, तो ये पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर ये डिटेक्ट करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं, यहां इसको भी सेंस करते हैं। फिर आते हैं कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड की बात करें। अब ये कहां है, देखो ये कहां है, ये तो आपके कहां हो गया, ये हो गया आपके, ये जो है वो आपके एरोटा में हो गया है। ठीक है, ये आपके जो है वो बॉडी में प्रेजेंट है। जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर है वो ब्रेन का हिस्सा, ब्रेन में, तो वो ब्रेन में क्या मेजर कर रहा है, वो CSF, वो ब्लड नहीं, वो CSF मेजर कर रहा है। तो CSF के अंदर देखा गया कि CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है, मतलब pH जो है वो घट रहा है, हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। तो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर ने जो है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को मैं चेक किया इसको और उन्होंने कहा हाँ बात सही है कि CO2 का बॉडी में लेवल बढ़ रहा है, इसीलिए अब सांस लेना पड़ेगा और हवा को बाहर, CO2 को बाहर निकालना पड़ेगा, ऑक्सीजन को अंदर लेना पड़ेगा, मतलब वेंटिलेशन की शुरुआत करनी पड़ेगी। तो याद रखिए, तो इनिशियल स्टिमुलस, शुरुआती स्टिमुलस क्या थे, ध्यान समझ के, यानी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के कंट्रोल, न्यूरल कंट्रोल को चालू करने के लिए शुरुआती स्टिमुलस क्या थे, ऑक्सीजन का गिरता हुआ पार्शियल प्रेशर, CO2 का बढ़ता हुआ पार्शियल प्रेशर और घटता हुआ pH या बढ़ता हुआ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये शुरुआती इंडिकेटर है जिसको बॉडी सेंस करती है। दीज आर द केमिकल्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है CO2, सबसे, क्योंकि देखिए जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर है दे आर आल्सो सेंसिंग CO2 एंड जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर है ये भी CO2 को सेंस कर रहे होते हैं। तो CO2 इज मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं हम पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर की। तो देखो बिल्कुल समझो, एकदम अटेंटिव रहिए, क्योंकि देखो मैं जो पढ़ा रहा हूं इसका लेवल थोड़ा सा इसका लेवल ऊंचा है। एनसीईआरटी में जो एक पैराग्राफ लिखा वो मैं 5 मिनट में बात खत्म करता, पर थोड़ा जो मैं पढ़ा रहा हूं इसका लेवल बेटा ऊंचा, इसलिए कि आपको समझना पड़ेगा इस कॉन्सेप्ट को, कि ताकि आपको मेडिकल कॉलेज में भी दिक्कत ना हो, आपको जो क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है वो भी आप कर पाए। और आप देखिएगा पुराने नीट 2016, 17, 18 इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा, इसलिए पता होना चाहिए। तो कोई लापरवाही नहीं कीजिए यहाँ पे। कई लोगों को लगता है कि सर तो बिल्कुल एकदम मेडिकल लेवल पढ़ाए थे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करता मैं। अभी आप ऐसा सोच रहे हैं तो मेडिकल का लेवल आप बहुत कम आंक कर देख रहे हैं आप, ठीक है ना। कल मेरे को मेरे कमांडो जो मेडिकल कॉलेज के अंदर, उसने मुझे जो कल मैसेज किया, कहा कि सर मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। मैंने कहा क्या? बोला सर आपने कहा था कि जो है होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग जो है वो जाइगोटीन में होती है और क्रॉसिंग ओवर जो है वो पैकाइटीन में होता है, क्याजमेटा फॉर्मेशन डिप्लोटीन में होता है। मैं कल ग्रेज एनाटॉमी की बुक पढ़ रहा, मैं MBBS के लिए, मैं फर्स्ट ईयर में अभी उठ के, मेरे को मालूम चला कि साहब की जो है वो होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग लेप्टोटीन में होती है और क्रॉसिंग ओवर जो है वो जाइगोटीन में शुरू हो चुका होता है और क्याजमेटा फॉर्मेशन पैकाइटीन में होता है। मतलब किसको सही मानूं, आपको या किताब को? मैं बोला बेटा जब नीट के लेवल पर तू था ना, जब तू नीट के लिए पढ़ रहा था तो जो मैं बोला वो सही था। अब तू MBBS के लिए पढ़ रहा है तो जो ग्रे बाबू बोल रहे हैं वो सही है। लेकिन यही बात यदि मैं तुमको पढ़ाया था नीट के समय तो तुम वहां तक पहुंचते ही ना, समझ गए। इसलिए ये मत सोचना
कि एमबीबीएस के लेवल पे जो पढ़ाई होती है ना, उसमें कई कंटेंट बदल जाएगा सडनली। आप बोलोगे गीतेंद्र सर तो ये पढ़ा दिए थे, अब ये अगले लेक्चर में जब फिजियोलॉजी का लेक्चर ले रहे हैं तो वहां पे ये बता रहे हैं। हद है इस आदमी का, अपना स्टैंड ही चेंज कर लेता है। अरे भाई कोर्स चेंज हो गया बेटा, यहां का सिलेबस वहां के सिलेबस में फर्क है जमीन आसमान का, ठीक है ना। जो मैं पढ़ा रहा हूं ये बेसिक्स है बिल्कुल, ठीक है, लेकिन इनमें भी कई चीजें चेंज होती है एमबीबीएस में जाकर, क्योंकि वहां पर हम इंटरनेशनल ऑथर की बुक पढ़ते हैं, हम नई लेटेस्ट रिसर्च की बात भी करते हैं, यहाँ पे हम कई चीजें ऐसी होती हैं। यहां पर हमारा कोर्स जो होता है वो एक सिस्टम में काम कर रहा होता है, ठीक है, इसलिए ऐसे कंपेयर मत करना चीजों को आप, ठीक है ना। तो अभी क्या बोल रहे थे, अभी हम बात कर रहे थे कि अब आपको मैंने एक एक करके बेटा बिल्कुल सब्र से कि पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर के दो टाइप देखे थे हमने, पेरिफेरल और सेंट्रल कीमोरिसेप्टर, ठीक है। अब क्या बात करते हैं यहाँ पे हम कहते हैं कि जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर होते हैं ये क्या होते हैं बेटा, दे आर दी, अब ये इनके नाम क्या है, कौन से इनके नाम क्या है, इनके नाम क्या है, एक है कैरोटिड बॉडी और दूसरा है एरोटिक बॉडी। नाम से स्पष्ट है, एक जो कैरोटिड आर्टरी के पास में जुड़ा हुआ है, जो कैरोटिड आर्टरी ब्रेन को जा रही होती है उसके पास में जुड़ा हुआ है ये कैरोटिड बॉडी, और एक जो एरोटा से जुड़ा हुआ है वो एरोटिक बॉडी, ये पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर है बेटा, ठीक है। एमसीक्यू है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि कैरोटिड बॉडी और एरोटिक बॉडी जो है दे आर दी पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर, और ये क्या क्या सेंस कर सकते हैं, दे कैन सेंस partial pressure of CO2, they can sense partial pressure of O2, they can sense pH of the blood, इसको सेंस कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये किससे कनेक्टेड होते हैं, ये देखो बेटा, जो कैरोटिड बॉडी होती है वो 9th नर्व के उससे होता है, और 10th ऑफ वेगस से एरोटिक बॉडी होता है, एक ग्लासोफेरेंजियल नर्व से कनेक्टेड है और एक जो है वेगस नर्व से कनेक्टेड है, क्लियर, ठीक है। तो 9th नर्व और 10th नर्व से जो क्रेनियल नर्व से जो ये कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। जब कभी PCO2 बढ़ता है, PO2 कम होता है, पीएच में कमी आती है, तो ये स्टिमुलेट कर जाते हैं और रेस्पिरेशन को प्रेरित करते हैं, इतनी सी बात है। तो मेरे साथ एक बार याद कर लो बेटा, यहीं बैठ के आंखें बंद करो और मैं बोल रहा हूं, बोलता जा रहा हूं, इमेजिन करो, आपके याद कर लो उसको, है ना। क्या बोल रहा हूं मैं कह रहा हूं आपसे बेटा, हमारी बॉडी में जो कीमोरिसेप्टर है दो तरह के, एक पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर है, एक सेंट्रल कीमोरिसेप्टर है। पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, कैरोटिड बॉडी जो कैरोटिक आर्टरी जो ऊपर जा रही है वहां पे लगे होते हैं, ठीक है, और एक होते हैं एरोटिक रिसेप्टर जो एरोटा के पास लगे होते हैं, ठीक है। दोनों कीमोरिसेप्टर जो होते हैं वे CO2 को सेंस कर सकते हैं, वो O2 को सेंस कर सकते हैं, पीएच को सेंस कर सकते हैं। जब CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा या ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा या पीएच घटेगा तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे और ब्रेन को इंफॉर्मेशन भेजेंगे। कैरोटिड बॉडी इंफॉर्मेशन भेजते हैं 9th नर्व से और एरोटिक बॉडी भेजते हैं 10th नर्व से, ठीक है। चलिए, है ना। फिर क्या कहा मैंने आपसे कहा कि देखो एरोटिक बॉडी कहां होते हैं, एरोटिक बॉडी एरोटा पर होते हैं, ठीक है, ये एरोटा होते हैं, और ये 10th नर्व वेगस नर्व के थ्रू इंफॉर्मेशन भेजते हैं। कैरोटिड बॉडी कहां होते हैं, ये आपके कॉमन कैरोटिड आर्टरी पर होते हैं, और ये 9th नर्व जो है ग्लॉसोफेरेंजियल के थ्रू इंफॉर्मेशन को भेजते हैं, ठीक है ना बेटा, क्लियर। तो ये हमने छोटी सी बात को समझा यहां पर हमने, है ना। और आप ये बिल्कुल सुनिश्चित कर लीजिए, आप ये ऐसे क्वेश्चन मैं डीपीएस में दूंगा, आपको पूछूंगा आपसे मैं क्वेश्चन ये, ताकि याद रह जाए आपको बेटा ये, ठीक है। और ये बुरा नहीं है, कई बच्चों को लगता है सर थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्यों पढ़ा रहे हो, जल्दी करा दो कोर्स, अरे उससे क्या होगा यार, तुम्हें बहुत जल्दी, तो एनसीईआरटी में सब लिखा पढ़ लो यार, मेरा पीछे छोड़ो भाई, ठीक है। मुझे चाहिए समर्पित कमांडोज। Hi, sorry to disturb you in between lecture. But it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. आगे बढ़ते हैं, अब आ गए हम ब्रेन पे, पढ़ रहे हैं हम अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम के, पढ़ रहे हैं हम ब्रीथिंग एंड एक्शन ऑफ गैसेस, लेकिन हम जब तक ब्रेन के बारे में बात नहीं करेंगे तो काम आगे बढ़ेगा नहीं। भाई ऐसा है कि जो सबसे मेन कंट्रोलिंग सेंटर है कि जो डिसाइड कर रहा है कि करना क्या है, ये तो सब रिसेप्टर है, तो सूचना देने वाले कि भैया ऐसा हो गया, भैया वैसा हो गया, लेकिन मेन डिसीजिव बॉडी क्या है, वो है ब्रेन। ब्रेन का कौन सा हिस्सा है, वो है ब्रेन स्टेम, वो है ब्रेन स्टेम।
अब कई लोग ब्रेन स्टेम नहीं समझ पाते, तो मैंने कहा बता दूं बेटा कि ये जो आप देख रहे हो, ये दिस इज दी ब्रेन स्टेम, ये वाला हिस्सा जो है ये ब्रेन स्टेम में आता है। दिस इज दी ब्रेन स्टेम पोर्शन के मेडुला और पोन्स इसके अंदर शामिल है। ठीक है, देखिए दिस इज दी ब्रेन स्टेम, इसमें मेडुला और पोन्स इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, ये पार्ट ऑफ दी ब्रेन स्टेम, मेडुला शामिल है इसमें और पॉन्स इसके अंदर शामिल होते हैं। क्या ठीक है, और मेडुला ऑब्लोंगेटा ब्रीथिंग और हार्ट रेट को जो है वो कंट्रोल करने वाला इंपॉर्टेंट सेंटर में से एक होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेंट्रल कीमोरिसेप्टर क्या होते हैं। देखो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर तो समझ लिया हमने, एरोटिड बॉडी और कैरोटिड बॉडी होते हैं। सेंट्रल कीमोरिसेप्टर क्या होते हैं, ये ब्रेन स्टेम के अंदर, ये ब्रेन स्टेम के अंदर, देखो इसलिए ब्रेन स्टेम बताया, ये ब्रेन स्टेम के अंदर स्पेशलाइज्ड एरिया होता है। कहां पे, ब्रेन स्टेम में। ठीक है ना बेटा, ब्रेन स्टेम में स्पेशलाइज्ड एरिया होता है और ये बेसिकली जो है वो मेडुला से लगा हुआ होता है, और यहां ये मेडुला के पास में वहां से ऊपर लगा होता है, यहां पर से 9th और 10th नर्व का ओरिजिन होता है, वहां पर होता है। ठीक है, ये इट इज ए सेपरेट एरिया फ्रॉम रेस्पिरेटरी सेंटर। ये रेस्पिरेटरी सेंटर से जो है वो एक सेपरेट एरिया होता है। याद रखिए रेस्पिरेटरी सेंटर मेडुला के अंदर होता है, वो अलग है। के ये तो सेंसर, ये तो रिसेप्टर है बेटा, ये क्या है, ये रिसेप्टर है। के जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो तो क्या, वो कंट्रोलिंग सेंटर है, वो कंट्रोलिंग सेंटर है। तो ये रेस्पिरेटरी सेंटर से एक अलग एरिया होता है, और ये क्या करता है बेटा, ये जो है वो ये सेंट्रल कीमोरिसेप्टर कैन नॉट मेजर PO2, ये PO2 ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को मेजर नहीं कर सकते हैं। कि ये हाइपोक्सिया से स्टिमुलेट होते हैं। हाइपोक्सिया का मतलब होता है कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होना, वो हाइपोक्सिया कहलाता है। तो दे आर नॉट स्टिमुलेटेड बाय द हाइपोक्सिया, ये हाइपोक्सिया से स्टिमुलेटेड जो है वो नहीं होते हैं। कि ये क्या सेंस करते हैं, ये CO2 को सेंस करते हैं थ्रू द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। के ये CO2 को सेंस करते हैं थ्रू दी, जब CO2 होगा तो कार्बोनिक एसिड बनेगा, एसिड बनेगा तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। तो बेसिकली ये हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को सेंस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। क्या क्लियर, उसके और याद रखिए, अब ये हाइड्रोजन आयन आता कहां से, कि देखो जो CO2 होती है, यानी हमारे ब्रेन को स्पेशल प्रोटेक्शन मिला हुआ है। यानी ब्रेन को जो है वैसे बड़े बड़े नेताओं को होता है ना, पॉलिटिशियन को एक स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप होता है कि कोई आसपास नहीं आ सकता। ऐसे ही जो है ब्रेन को एक सुरक्षा मिली हुई है कि भाई केवल जो है वो गिने चुने केमिकली ब्रेन तक पहुंचते हैं। CO2 को रोक दिया गया कि तुमको नहीं पहुंचना यहां पर, तो CO2 नहीं पहुंच पाता, लेकिन हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ब्लड ब्रेन को क्रॉस करके पहुंच जाता है। ठीक है, इसीलिए जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर होते हैं वे हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जो ब्लड से पहुंच चुका है, जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन तक पहुंच चुका है, उसको मेजर वो कर पाते हैं। ठीक है, क्लियर। देखिए अपना देख रहे हैं कि ब्लड है, ठीक है, शरीर वो स्पाइनल फ्लूइड में आपके देख रहे हैं आपकी जो CO2 जो है वो CO2 H2O कार्बोनिक एसिड बना, हाइड्रोजन आयन को सेंस कर रहे हैं कौन, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर हाइड्रोजन आयन को, जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है वहां पर जो है वो बाकायदा वहां पर सीधा CO2 अंदर इंटर नहीं कर सकता है। तो क्या हो रहा है कि जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन उसको सेंट्रल कीमोरिसेप्टर सेंस कर रहे होते हैं और उस इंफॉर्मेशन को ब्रेन को, मेडुला को वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्लियर। तो कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि आपके ब्रेन में जो है वो इंफॉर्मेशन पहुंची किसके थ्रू, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर के थ्रू और पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर के थ्रू। के ये इंफॉर्मेशन कहां पहुंची, मेडुला और पॉन्स से पहुंची है। और यहां पर क्या प्रेजेंट है, यहां पर ब्रीथिंग कंट्रोल सेंटर, यहां पे जो है कंट्रोल सेंटर प्रेजेंट है जो सांस लेने का नियंत्रण कर रहे होते हैं। के इफेक्टर क्या होते हैं, डायफ्राम हुए और जो इंटरकॉस्टल मसल हुए, ये इफेक्टर ऑर्गन होते हैं जो कि वेंटिलेशन को बढ़ावा देते हैं। ठीक है ना, क्लियर। तो बेटा याद रखिए, चलिए तो अभी हम क्या बात कर रहे थे, मैंने एक चीज आपसे कहा था कि आपके लंग्स से जैसे इंस्पायरेशन का सूचना गया और आप मालूम चला कि हाँ सांस लेना है, CO2 का लेवल बढ़ रहा है, तो अब लंग्स को जो है वो इन्फ्लेट यानी डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया, इंटरकॉस्टल मसल ऊपर की ओर उठ गए, लेकिन अब ये लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वॉल्यूम इतना बढ़ जाए कि लंग्स बस्ट कर जाए, फट जाए लंग्स के। तो लंग्स के अंदर होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर और जो लंग्स का एक लेवल के बाद इन्फ्लेशन को वो कम करते, रोक देते हैं उठ के। ठीक, क्या लिखा, इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं हैरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स के, वेरी IMP मैं कह रहा हूं। ठीक है, एनसीईआरटी का गाना मत गाइएगा, मैं कह रहा हूं IMP है तो IMP है ये। ठीक है, इट लिमिट्स द डिग्री ऑफ इंस्पायरेशन एंड प्रिवेंट्स ओवर इन्फ्लेशन ऑफ द लंग्स। के ये सांस अंदर लेना के इंस्पायरेशन इनहेलेशन के लिमिट को तय करता है और ये लंग्स का ज्यादा फूलने को, ओवर इन्फ्लेशन को ये रोकता है। ठीक है,
डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेस रिसेप्टर इन द वॉल्स ऑफ द ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोस ऑफ द लंग। लंग्स के ब्रोंकाई और ब्रोंकियोस में स्ट्रेस रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। ये जैसे ही लंग्स फूलते हैं तो स्ट्रेस रिसेप्टर काम करना शुरू करते हैं और एक लेवल के बाद वो इंफॉर्मेशन ब्रेन को भेजते हैं कि ये ओवर स्ट्रेच हो रहा है, अब रोकना पड़ेगा, ठीक है। इट इज एन इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस ऑन द रेस्पिरेटरी सेंटर एंड रिजल्ट्स इन एक्सपायरेशन के। ये जो हैरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स होते हैं ये इनहिबिटरी नेचर का होता है और ये ब्रेन तक इंफॉर्मेशन भेजता है कि लंग्स ओवर स्ट्रेच हो चुके हैं, अब सांस को छोड़ना पड़ेगा और यहां से फिर एक्सपायरेशन या एक्सेलरेशन की शुरुआत होती है, ठीक है। जैसे ही सांस को आप बाहर छोड़ने लगते हो तो स्ट्रेस रिसेप्टर काम करना बंद कर देता है, क्योंकि काम हो गया उसका काम है खींचेगा तो बताना है ब्रेन को, लेकिन रिलैक्स होने पर कोई काम का नहीं है वो, ठीक है। क्लियर? तो क्या हुआ, देखो हुआ ये इंस्पायरेटरी सेंटर जो है वो एक्टिवेट हुआ, उसने फ्रेनिक नर्व को इंफॉर्मेशन भेजा जो डायफ्राम तक इंफॉर्मेशन लेके गया, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उससे वॉल्यूम बढ़ा, लंग्स स्ट्रेच किए, लंग्स के स्ट्रेच पर काम किए और वेगस नर्व से इंफॉर्मेशन कहां पहुंची, इंस्पायरेटरी सेंटर को पहुंची और इनहिबिशन किया गया इसका नेगेटिव। ये फीडबैक कंट्रोल है, ठीक है। क्लियर? अब आते हैं एनसीईआरटी पे। अब बिल्कुल एनसीईआरटी के पॉइंट वाइज बात करते हैं हम के। Human beings have a significant ability to maintain and moderate the respiratory rhythm to suit the demand of the body tissues. This is done by the neural system के। मनुष्य के अंदर बाकायदा क्षमता होती है कि वो जो नीड है उसके अकॉर्डिंग, जो बॉडी के टिश्यू की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग अपनी रेस्पिरेटरी रिदम को वो मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, बढ़ा सकते हैं उसको आपके, और ये सब कुछ कंट्रोल होता है किसके, न्यूरल सिस्टम के थ्रू ये कंट्रोल होता है, ठीक है। ए स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला रीजन ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के मेडुला में, यानी ब्रेन के मेडुला में एक स्पेशलाइज्ड सेंटर होता है जिसे हम रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहते हैं, ठीक है, जो इसको रेगुलेट करता है, ठीक है। तो ब्रेन के अंदर मेडुला में रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है, यानी सांस लेने की जो रिदम है, ठीक है, जो क्रम है, रिदम है, ताल है, जिसको सांस लेने की ताल है, रिदम है, वो उसको मेंटेन करता है, ठीक है। देखिए आप ना, ये मेडुला है, ठीक है। मेडुला में हम क्या देख रहे हैं, ये मेडुला में हमको यहाँ पर जो है वो सेंटर ये दिखाई, ये दिस इज दी मेडुला पार्ट, ये पूरा मेडुला पार्ट दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर हमको क्या दिखाई पड़ रहा है बेटा, यहाँ पर जो है वो हमको इनहिबिटरी, एक्साइटेटरी दोनों प्रकार के हमको यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एरिया दिखाई पड़ रहा है। पॉजिटिव इफेक्ट मतलब स्टिमुलेशन है, प्लस का साइन यहाँ लगा है, नेगेटिव मतलब है जो है वो उसको बोलेंगे हम इनहिबिशन बोलेंगे। इस पर हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तब मेडुला पर थोड़ा डिटेल में बात करेंगे हम, ठीक है। अभी हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हम यहाँ पर नर्वस सिस्टम नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए हम जो है वो डिटेल में नहीं जाएंगे। अभी याद रखिए कि आपका जो पोन्स वाला हिस्सा होता है, जो पोन्स वाला हिस्सा होता है उसमें आपको न्यूमोटैक्सिक सेंटर देखने मिलता है। पोन वाले हिस्से में क्या होता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर हमको पोन्स में देखने मिलता है, ठीक है ना, ठीक है। और हम क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पे हम कहते हैं कि जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है वहां पर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, वहां पे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर हमको वहां पर देखने मिलता है। क्लियर? ठीक है, बाकी चीजें छोड़ दीजिए, बाकी हम मेडुला पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे, ठीक है। क्लियर? Another center present in the pons region of the brain is called the pneumotaxic center, ठीक है। अब देखो बेटा, कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो देखो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहां पर है, ये मेडुला में है, ठीक है ना। और न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहां पर है, ये पोन्स में है, ठीक है। क्या लिखा है, अनदर सेंटर present in the pons region of the brain called pneumotaxic center can moderate, मतलब ये इसको अफेक्ट करता है, कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, मतलब पोन्स का न्यूमोटैक्सिक सेंटर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को कंट्रोल करता है वो, ठीक है। और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है वो रेस्पिरेशन की रिदम को जो है थ्रू दी जो है वो इफेक्टर मसल के थ्रू वो कंट्रोल करता है उसे, ठीक है। Neural signal from this center can reduce the duration of inspiration and thereby alter the respiratory rate, ठीक है। तो देखो मतलब इस सेंटर से हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, हम पोन्स की बात कर रहे हैं, तो इस सेंटर की यदि हम बात करें तो इससे क्या हो रहा है बेटा, इससे जो इंफॉर्मेशन जा रही, जो इससे इंफॉर्मेशन जा रही है वो क्या कर रही है बेटा, वो जो है वो इंस्पायरेशन के ड्यूरेशन को जो है वो क्या कर रही होती है, कंट्रोल कर रही होती है वो, ठीक है ना बेटा। क्लियर है ना। चलिए, तो क्या कहा हमने यहाँ पे, हमने कहा कि न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, ठीक है। क्या देखो एक बार ध्यान देते हैं, क्या लिखा है,
एक काम करते हैं, एनसीईआरटी का डायरेक्ट हम एनसीईआरटी में देखते हैं बेटा, ठीक है ना, तो एकदम अटेंटिव रहिए। देखो एनसीईआरटी में आप जाइए पेज नंबर 275, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, जिनके पास है एनसीईआरटी बेटा, देखो क्या लिखा इसमें, another center present in Pons region of the brain called pneumotaxic center can moderate the function of respiratory rhythm center। देखो ये छोटी छोटी बातें याद रखना, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शन को कंट्रोल कौन कर रहा है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर से अफेक्ट कर रहा है। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर, किस सेंटर की बात कर रहे हैं हम के, ठीक है, न्यूरल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन देयरबाय अल्टर द रेस्पिरेशन रेट, ठीक है, ये एक्चुअली पोन्स की बात कर रहा है, ठीक है, क्लियर, ठीक है ना, न्यूमोटैक्सिक सेंटर की बात कर रहा है, ठीक है। तो क्या करता है ये इंस्पिरेशन के ड्यूरेशन को कम करता है, रेस्पिरेशन रेट को जो अल्टर कर सकता है, ठीक है, ड्यूरेशन कम हो जाएगा तो रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगा बेटा, ठीक है, देखिए ना, तो मतलब ये है कि पोन्स, देखो जो पोन्स है, ठीक है, ये मेडुला है, ठीक है, आप गौर से देखिएगा जरा ध्यान से, पोन्स के थ्रू इंफॉर्मेशन जो है वो कहां जा रहा है, वो मेडुला को अफेक्ट करा, देखिए आप है ना, एरो बनाया, मेडुला को वो अफेक्ट करा, मैं एरो को कलर चेंज कर दूं एरो का, मैं ताकि याद रहे पहुंच के, है ना, तो इसने इसको ये अफेक्ट किया, और इसने फिर क्या किया, इसने इस सेंटर के थ्रू इसने क्या किया, रेस्पिरेशन रेट को उसने जो है इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन कम कर देता है, रेस्पिरेशन रेट को बढ़ा देगा ये, ठीक है, या कम कर सकता है, ठीक है ना। न्यूमोटैक्सिक सेंटर, एपनिस्टिक सेंटर, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप्स, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, तो ये बहुत डिटेल है एक्चुअली, इतना डिटेल में हमको नहीं जाना अभी, ये मेडिकल के लिए है, अभी इतना ही याद रखिए आप अभी कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर देन इट कंट्रोल्स द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर एंड दैट कंट्रोल द इंटायर रेस्पिरेटरी इफेक्टर मसल्स, ठीक है ना। फिर एक कीमो सेंसिटिव एरिया इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर, अब क्या बोल रहा है, एक कीमो, ये किसकी बात कर रहा है, ये सेंट्रल कीमो रिसेप्टर की बात कर रहा है ये, ठीक है ना, हम जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना, मेडुला के, ये CO2 के लिए, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के लिए हाईली सेंसिटिव होता है। इंक्रीज इन दीज सब्सटेंसेस कैन एक्टिवेट दिस सेंटर व्हिच इन टर्न कैन सिग्नल द रिदम सेंटर टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस बाय व्हिच दीज सब्सटेंसेस कैन बी एलिमिनेटेड। क्या बोल रहा है, एक सेंट्रल कीमो रिसेप्टर जो कि कीमो सेंसिटिव एरिया है वो रिदम सेंटर के पास में ही होता है, जो CO2 के लिए, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के लिए हाईली सेंसिटिव होता है, ठीक है, और जैसे ही इनका लेवल बढ़ता है तो इसको वो जो है वो अपने रिदम सेंटर को वो एक्टिवेट करता है ताकि जो है सांस लेने की प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा सके, ठीक है। रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद द एरोटिक आर्च एंड कैरोटिक आर्टरी, ये क्या है, ये पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर है, ठीक है ना, ये भी CO2 के परिवर्तन को, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को जो है वो जो पहचान सकते हैं और नेसेसरी सिग्नल भेजते हैं रिदम सेंटर को, ताकि रिमीडियल एक्शन का मतलब होता है कि भैया जो भी चाहिए तुमको करेक्शन करना है ठीक कर लो, मतलब CO2 को बाहर निकालने की व्यवस्था कर दो, उसे रिमीडियल एक्शन बोलते हैं हम के। तो रिमीडियल एक्शन लिया, उसमें कि क्या प्रतिक्रिया देना है हमको ये डिसाइड करेगा ब्रेन, उसके लिए जो है वो इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचते हैं। तो ये क्या है, तो ये देखो बेटा हम जो पढ़े थे ना वही एनसीईआरटी में लिखा, पर एनसीईआरटी में थोड़ा क्लियर नहीं लिखा, साफ नहीं लिखा। मैंने बताया आपको पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर होता है, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर होता है, ठीक है, क्लियर, ठीक। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। क्या, क्योंकि इसको केवल इसको पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स को सेंस कर पाते हैं, और इसका भी वो, इसकी बजाय वो प्रायोरिटी देते हैं CO2 के सेंस को, क्योंकि वो CO2 को भी सेंस कर रहे होते हैं, पीएच को भी सेंस कर रहे होते हैं, तो ऑक्सीजन उतना अधिक अफेक्ट उनको नहीं करता, तो इनसिग्निफिकेंट ऑक्सीजन का रोल यहां पे, क्लियर, ठीक है। चलिए अब ये तो बात हो गई हमारी किसके बारे में, ये तो बात किया हमने इस बारे में कि हमारा जो ब्रीथिंग है वो कैसे जो है वो रेगुलेट होता है थ्रू ब्रेन के थ्रू से कैसे उसको रेगुलेट किया जाता है, क्लियर, ठीक। तो अब आपको याद रखना है पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर क्या होते हैं, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर क्या होते हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहां होता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहां होता है, ठीक है बेटा, है ना, किसको सेंस करते हैं, हैरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स क्या होता है, स्ट्रेस रिसेप्टर कहां पाए जाते हैं, कौन सी नर्व जो है वो एरोटिड बॉडी से इंफॉर्मेशन लेके आती है, कौन सी नर्व जो है कैरोटिड बॉडी से इंफॉर्मेशन लेके आती है, कौन सी नर्व इंफॉर्मेशन लेके आती है डायफ्राम तक, है ना बेटा। तो ये चीजें छोटी छोटी बातें जो याद रखना है, भूलना नहीं, ये नहीं मत बोला कि कहां से आ गया सर क्वेश्चन, के सब पढ़ाया उसी में से आएगा, कुछ भी बाहर से नहीं आएगा बेटा, ठीक है ना। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स की बात करेंगे हम। देखो
कोविड-19 के बारे में ऑलरेडी हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में बात कर चुके हैं, तो उसकी बात हम नहीं करेंगे दोबारा, ठीक है। हम कई बार बात कर चुके हैं कोविड-19 के बारे में, तो अब इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। ऑलरेडी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर उसको हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अभी हम क्या बात करेंगे, हम डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे बेटा। तो देखो सबसे बड़ी समस्या जो है दुनिया भर में वो है अस्थमा, बिगेस्ट प्रॉब्लम के। आपको केवल अमेरिकन आंकड़ा है कि याद रखिए, हमारे यहां पे ऐसे, हमारे यहां पे इंडिया में और हमारी नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान में, नेपाल में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, ठीक है, म्यांमार में, यहां पर जो है इतना ह्यूमन डेटाबेस है, उसको लेके इतने कंसर्न लोग नहीं है, ठीक है। पर अमेरिका में क्या था, अमेरिका में जो है एक बड़ा मेडिकल इंश्योरेंस जो है वहां पर कंपलसरी होता है। तो अमेरिका में जो है ये डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सी बीमारी ऐसी है जो लोगों को ज्यादा अफेक्ट कर रही है, किस में ज्यादा खर्चा हो रहा है सरकार का, किस बीमारी से कितना नुकसान देश को होता है, ये सब अमेरिका में मॉनिटर किया जाता है। इवन जापान में मॉनिटर किया जाता है। और ये एक डेवलप्ड इकोनॉमी की निशानी है कि वहां पर आप ह्यूमन हेल्थ को आप अपनी इकोनॉमी से जोड़ करते हैं कि भाई मनुष्य स्वस्थ रहेगा, बेहतर रहेगा तो हमारी इकोनॉमी अच्छी रहेगी। हमारे यहां पे तो यह है कि मनुष्य को खाना मिले चाहे ना मिले, और इकोनॉमी का ABCD आए चाहे ना आए, बस देश चलता रहेगा, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता यहां पर है, यहां पर जो है इतने सारे लोग रहते हैं। तो ह्यूमन लाइफ का वैल्यू करना सीखना पड़ेगा हमें सीखना पड़ेगा कि हम कैसे किसी बीमारी को हम मॉनिटर जो है फाइनेंस में कन्वर्ट करें और देखें कितना फाइनेंशियल लॉस यहां पर होता है कि हर आदमी जो है देश के अंदर वो एक एसेट है, वो लाइबिलिटी नहीं है। हम उसको लाइबिलिटी समझेंगे तो वो लाइबिलिटी होगा, वो एसेट है कि वो हमारे देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकता है, ठीक है। और वो जब बेहतर स्वास्थ्य का होगा, बेहतर व्यवसाय करेगा, देश को आगे बढ़ाएगा। स्वास्थ्य खराब रहेगा तो प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। देखिए अभी बात करते हैं, अकेले अमेरिका में हर साल 25 मिलियन अमेरिकन डायग्नोस होते हैं अस्थमा से, दमा, जिसको हिंदी में दमा। 25 मिलियन अस्थमा से के पेशेंट हर साल अमेरिका में डायग्नोस होते हैं, और 10 में से 1 होता है बच्चा, ठीक है। हर साल इलाज में अकेला अमेरिका हर साल इलाज में $80 बिलियन खर्च करता है। बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा। कई देशों की इतनी इकोनॉमी नहीं है भाई, कई छोटे छोटे देशों की इतनी इकोनॉमी नहीं है जितना खर्चा अस्थमा के ट्रीटमेंट का अमेरिका में होता है, ठीक है। $80 बिलियन जो है वो हर साल खर्च करता है, ठीक है। हर साल 3168 लोगों की डेथ होती है किससे, अस्थमा से, ठीक है। 13.8 मिलियन स्कूल डेज, ये इट इज द नंबर 1 रीजन कि बच्चे स्कूल नहीं आ पाते कि अस्थमेटिक अटैक आ गया था, ठीक है। 14.2 मिलियन डेज, वर्किंग डेज, वो मिस होते हैं हर साल अमेरिका में। देखो कितना फैंटास्टिक। मैं आपको क्यों बता रहा हूं, देखिए कैसे होता है कि वो अमेरिका में स्कूल बच्चे कितने दिन नहीं गए टोटल डेज में काउंट कर रहे हैं, आदमी ऑफिस कितने दिन नहीं जा पाया उसको काउंट कर रहे हैं, के इससे इकोनॉमी की हालत मालूम चलती है कि क्या क्या करना चाहिए हमको, के 3 आउट ऑफ 5 लिमिट फिजिकल एक्टिविटी, यानी 5 में से 3 लोग जो है अस्थमा के कारण जो है वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, कि 71% लोग गलत तरीके से इनहेलर इस्तेमाल करते हैं, कि और 5 में से 1 आदमी ऐसा होता है जो ट्रीटमेंट का खर्चा नहीं उठा पाता है। ये अमेरिका की हालत है, ये अमेरिका का आंकड़ा है। यदि आप इंडिया का आंकड़ा देखेंगे तो एक अलग लेवल पे जाके निकलेगा वो, ठीक है। चलिए, अस्थमा बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। आप देखेंगे आपके आसपास भी कई सारे आपको अस्थमेटिक पेशेंट मिल जाएंगे, ठीक है। अस्थमा is a difficulty in breathing causing wheezing due to inflammation of bronchi and bronchioles। के क्या होता है, अस्थमा जो है वो सांस लेने में तकलीफ है, सांस व्यक्ति नहीं ले पाता है, और जब सांस लेता है तो सीटी बजने की जैसी आवाज आती है, नीजिंग साउंड बोलते हैं, सीटी बजने की जैसी आवाज आती है। हम लोग स्टेथोस्कोप लगा के समझ जाते हैं कि ये अस्थमेटिक है, जैसे लगाते हैं तो वो बकायदा नीजिंग साउंड एकदम साफ साफ सुनाई पड़ता है, ठीक है, कि हवा रुक रही है। जैसे कभी आपने देखा ना कि अब कभी हम जो है वो किसी विसिल को बनाते हैं, हम कोई हम जैसे कोई सीटी बनाएंगे हम, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं कि मेरे पास जो है एक पेपर है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने क्या कहा, हमने कहा कि हमारे पास एक पेपर है ये, तो हमने इस पेपर को लिया हमने, ठीक है। इसका अपना एक डायमीटर, चलो ठीक है, समझते ना यार इसको अच्छे से, क्या प्रॉब्लम है अस्थमा को। ये देखो, इसका ये डायमीटर था, है ना, ठीक है, दिख रहे हैं, हाँ ये डायमीटर इसका दिख रहा है आपको, ठीक है। मैं बड़ा कर लेता हूं अपने आपको, देखा है ना, ठीक है, ये डायमीटर था। अब ये इससे मैं यदि एयर पास करूंगा, इजीली एयर पास हो रहा है, लेकिन कोई कारण ऐसा हो कि इसमें ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाए, इसमें मतलब इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, ब्रोंकोस की बात करें, मान लेते हैं ब्रोंको के कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया इसमें ये, ठीक है। देखा आप, आवाज अलग चेंज हो गया इसका पहले की तुलना में, के और थोड़ा ठीक से बनाऊंगा तो सीटी बन जाएगा,
अभी तो नहीं बज रहा, ठीक है ना, लेकिन ये बज सकता है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अब वही एयर का जब फ्लो हुआ, आवाज बदल गई इसकी। अब देखिए, जब यही था, वही है, मैं उसी रफ्तार से हवा छोड़ रहा हूं, आवाज नहीं आ रहा है। लेकिन जब ये मैंने इसका डायमीटर का मैंने नैरो किया, एकदम नैरो मैंने डायमीटर कर दिया इसका, और फिर मैंने हवा बाहर निकाला, दिस इज द नीजिंग साउंड, ठीक है। तो ये हमारे लंग्स के अंदर जो है, जो टर्मिनल ब्रोंकियल होता है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल, टर्मिनल ब्रोंकियल, वो एकदम से कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं उनके, और अब क्या होता है, अब एयर को पास होने में दिक्कत होने लगती है। दैट इज द अस्थमैटिक अटैक। ये अस्थमा का अटैक की कंडीशन होती है। तो ऐसे में क्या करते हैं, ऐसे में इनहेलर इस्तेमाल करते हैं। इनहेलर को आपने जैसे लिया अंदर, सांस अंदर खींची, तो वो झट से दवा अंदर जाएगी और वो उसको रिलैक्स, मसल्स को रिलैक्स कर देगी। कुछ नहीं करती हो, मसल्स को रिलैक्स करती हो। रिलैक्स हो गया तो वो खुल गया, तो हवा अंदर जाने लगी। बिगेस्ट प्रॉब्लम, ठीक है। और ना मिले समय पर, इनहेलर ना मिले, इलाज ना मिले, तो व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। इसलिए जो अस्थमैटिक लोग होते हैं, अपने घर में, कार में, स्कूल के बैग में, सब जगह पे एक इनहेलर लेके रखते हैं, ठीक है। तो इतना लिखा है एनसीईआरटी में, अस्थमा इज अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग नीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियल। नीजिंग क्यों होता है, ये मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करके बताया अभी, ठीक है, क्लियर। अब व्हाट आर द ट्रिगर्स एंड रिस्क, क्यों अस्थमा का अटैक आ सकता है। याद रखिए, इंटरेस्टिंग बात यह है कि वुमेन्स टेंड टू हैव ए हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग सीवियर अस्थमा देन मेन, के आप पाएंगे महिलाओं में अस्थमा जो है वो मोर सीवियर देखा जाता है एज कंपेयर टू मेन, ठीक है, जेंडर के अकॉर्डिंग यदि बात करें हमके। फिर ओबेसिटी, स्मोकिंग, ठीक है, ट्रीटमेंट को प्रॉपर रूप से ना ले पाना, दूसरी कंडीशन साइनोसाइटिस हुआ, नजल पॉलिप हुआ, लंग डिजीज हुआ, ये भी अस्थमा को अटैक को बढ़ाती है। फिर कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर होते हैं, डस्ट माइट हुए, जो धूल के अंदर कहते हैं ना, हमारे घरों में क्या होता है, आपको तो सोचिए, जो त्योहार है हमारे, चाहे मुस्लिम त्योहार हो चाहे हिंदू त्योहार हो, ठीक है, कोई त्योहार हो, त्योहारों में घर को साफ सफाई करने को कहा जाता है। दिवाली तो बड़ा फेमस है कि दिवाली में भाई लक्ष्मी जी आएंगी, क्या करना चाहिए, घर को साफ कर लो, पोत लो, घर को के एकदम साफ सफाई, क्योंकि साल में एक बार तो आपके घर की बिल्कुल इंटेंस क्लीनिंग होना चाहिए, ताकि छोटे छोटे कीड़े, डस्ट माइट ना पनप सके उसमें। डस्ट माइट वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ऑफ द एलर्जी, अस्थमा का बड़ा कारणों में से एक होता है डस्ट माइट, ठीक है ना। तो क्या है कि जो हम बात कर रहे हैं बेटा, हम बात कर रहे हैं डस्ट माइट हुए, आपके जो छोटे जो पेट्स होते हैं, उनके हेयर्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, मोल्ड फंगस होती है, पॉल्यूशन होता है, केमिकल्स हुए, कुछ स्ट्रेस, ये सब कुछ है वो फैक्टर है जो अस्थमेटिक अटैक को जो है वो ट्रिगर कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। होता क्या है, देखो बेटा, देखो आप ना देखिए, एयर जैसी एयरवे कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा, व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होने लगी, दैट इज द डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, जो अस्थमा में देखने मिलते हैं। देखें आप, एयर का अंदर आने का पाथ नैरो होगा तो एयर अंदर आसानी से आ नहीं पाती है, ठीक है। देखिए, नॉर्मल एयरवे देखिए आप, और अस्थमेटिक एयरवे देखिए आपके, तो एक देख रहे हैं आपके म्यूकस जमा हो गया यहाँ पर, ये देख रहे हैं आप, म्यूकस प्रेजेंट है यहाँ पे, कॉन्स्टेंट एयरवे, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ब्रोंको स्पाज्म बोलते हैं, ब्रोंको स्पाज्म हो चुका है यहाँ पे, सांस लेने में तकलीफ होती है, तो अस्थमेटिक एयरवे इस तरह का होता है, ठीक है। देखिए ना, नॉर्मल एयरवे देखिए, पहले ही में पहला वाला क्या है बेटा, ये नॉर्मल एयरवे है, ठीक है, दूसरा वाला ये अस्थमेटिक एयरवे है। अस्थमेटिक पेशेंट का ऐसा हो चुका होता है, और जब अटैक आ रहा होता है तो ये और कॉन्स्ट्रिक्ट रहता है, और अधिक जो है वो स्मूथ मसल जो है वो टाइटेंड हो जाती है, और हम जो स्प्रे लेते हैं उसका पर्पस इतना होता है कि हम स्मूथ मसल को रिलैक्स कर लें, ठीक है, क्लियर। इसीलिए हमें देखो आप है ना, देख रहे हैं यहाँ पे किसने इनहेलर का इस्तेमाल किया इसने, और उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो है वो उसने एयरवे को ओपन कर दिया उसने, ठीक है ना, क्लियर, ठीक। फिर बात करते हैं हम दूसरी बीमारी की बात करते हैं, दैट इज दी एम्फाइसीमा, ठीक है। एम्फाइसीमा इज ए क्रॉनिक डिसऑर्डर, ये क्रॉनिक डिसऑर्डर होता है, ठीक है, मतलब ये एक ऐसी बीमारी जो है, दिस इज ए क्रॉनिक डिसऑर्डर, और क्रॉनिक डिसऑर्डर मतलब ये कि ये लंबे समय वाली बीमारी है। ये किनको होती है, ये उन लोगों को होती है जो सिगरेट पीते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, जो स्मोकर्स होते हैं, उनको देखने मिलती है हमको के, इन विच द एल्वेओलर वॉल आर डैमेज्ड ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज के। ये एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है जिसमें कि एल्वेओलाई की वॉल डैमेज कर जाती है,
रेस्पिरेटरी सरफेस जैसे कि क्या होता है, एल्वेलाई की वॉल डैमेज कर गई, तो अब एल्वेलाई की वॉल डैमेज कर दिया, कैपिलरी को कहां से ऑक्सीजन मिलेगा, क्योंकि वो तो एल्वेलाई के थ्रू ही तो ऑक्सीजन ले रही थी उठ के। तो यहां पे क्या होता है, ये परमानेंट, दिस इज द परमानेंट लॉस है ना, वो एल्वेलाई हमेशा के लिए लॉस हो गया उसका के। और ये इसका सबसे बड़ा कारण होता है सिगरेट स्मोकिंग, द बिगेस्ट रीजन। ठीक है, देख रहे हैं, देखिए आप देख रहे हैं लंग्स, ठीक है, डैमेज्ड एल्वेलाई, देखिए के नॉर्मल एल्वेलाई। अब गौर देखिए, नॉर्मल एल्वेलाई जो है आपको देख रहे हैं, एक तो आप डैमेज एल्वेलाई में क्या हुआ, लंग का उसका एल्वेलाई का सरफेस ही गायब हो गया, खत्म हो गया के, तो वो डैमेज्ड एल्वेलाई होती है जो आसानी से जो है वो एयर एक्सचेंज नहीं कर पाती है। ठीक है, देखिए आप देख रहे हैं नॉर्मल एल्वेलाई को देखिए और डैमेज्ड एल्वेलाई को देखिए, तो एल्वेलर वॉल जो है हमेशा के लिए वो डैमेज कर चुका होता है। क्लियर? ठीक है, देख रहे हैं हेल्दी लंग्स, स्मोकिंग एंड एम्फाइसीमा में आप देखिए है ना, हेल्दी लंग्स है, हेल्दी एल्वेलाई थी, और व्यक्ति जो है वो क्या हो रहा, हार्मफुल पार्टिकल जब उसने स्मोकिंग किया, देखिए सिगरेट बना हुआ ऊपर, स्मोकिंग किया तो हार्मफुल पार्टिकल जो है एल्वेलाई में गए, ट्रैप होने लगे, धीमे धीमे जमा होने लगे, वहां पर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हुआ वहां पे, और इन्फ्लेमेशन इस लेवल तक बढ़ गया वहां पर एक प्रकार से एल्वेलर सेप्टम जो है गलने लगा, इन्फ्लेमेटरी केमिकल जो होते हैं वो उस टिश्यू को डैमेज कर देंगे, और फाइनली वो एल्वेलाई हमेशा के लिए डैमेज हो गया, और लंग्स जो है वो ऐसा हो गया। ठीक है, इस जो स्मोकिंग है वो आपके लंग्स में, जो बोलते हैं ना लंग्स में टार भरा गया, लंग्स के अंदर चारकोल जमा हो गया, तो वो एक्चुअली क्या होता है, ऐसे ही होता है कि जब कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है तो उसका जो हार्मफुल पार्टिकल है वो एल्वेलाई में ट्रैप करते हैं, एल्वेलाई में जमा होने लगते हैं, और फाइनली वहां पर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होती है और एल्वेलाई को वो डैमेज करते हैं। तो प्लीज इफ एनीबडी इज टेकिंग स्मोक, कोई भी हो सकता है, घर में कोई लेता है, लीव दी स्मोकिंग। सबसे खतरनाक चीज है स्मोकिंग बेटा, सिंगल बिगेस्ट रिस्क फैक्टर। ठीक है, देखिए हेल्दी ह्यूमन लंग को देखिए और एम्फाइसीमा वाले लंग को देखिए, आपको खुद अंतर समझ आएगा कि लंग्स में कितना भारी फर्क है यहां पे। ठीक है, और एक अब क्या होता है, एम्फाइसीमा हुआ, ठीक है, अस्थमा हुआ और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हुआ, इनके मिलने पर एक कॉमन डिसऑर्डर बनता है, इसको हम बोलते हैं सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव pulmonary disease। COPD is not a single disease, COPD is a combination of disease के, COPD कोई सिंगल कंडीशन नहीं है कि एक बीमारी है, COPD क्या है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के, चाहे वो अस्थमा हो, एम्फाइसीमा हो, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो, इन कंडीशन को मेडिकल लैंग्वेज में हम कॉमनली क्या बोलते हैं, इन्हें हम COPD कहते हैं, इसमें कि तीनों के सिम्टम ओवरलैप करते हुए हमको दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, देखिए लंग्स विथ सीओपीडी, ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लेम्ड हो चुका है, म्यूकस जमा हो चुका है, और साथ में एम्फाइसीमा भी प्रेजेंट है, मतलब आदमी जो है मानने तैयार नहीं है वो। ठीक है, ठीक, देखिए आप हेल्दी लंग्स को देखिए आप और सीओपीडी के लंग्स को देखिए आप। सीओपीडी के लंग्स में एल्वेलाई अपनी इलास्टिसिटी को लूज कर चुके होते हैं, उनका शेप परमानेंट चेंज हो चुका होता है। ठीक है, एयर जो है वो लंग्स में ट्रैप्ड हो चुकी होती है, उसका एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है। ब्रोंकियल ट्यूब इनमें इन्फ्लेमेशन हो चुका होता है, ट्यूब नैरो हो चुकी होती है, मतलब अस्थमेटिक सिम्टम भी आ चुके हैं, और म्यूकस सिक्रेट हो चुका होता है, तो क्रोनिक कफ लगातार खांसी बनी रहती है, तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस भी हो गया, अस्थमा भी हो गया और एम्फाइसीमा भी हो गया। तो सारी कंडीशन एक साथ ओल्ड एज किनको देखने मिलती है, मैंने खुद देखा है बहुत, 70 ईयर 65 ईयर का पेशेंट क्रोनिक स्मोक कर रहा है, बीच में फिर उसको अस्थमा भी हो गया, उसको हल्का अस्थमा भी रहता है, उसे लगातार खांसी आ रही होती है, तो वो सीओपीडी के पेशेंट होते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की बात करते हैं, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की बात करते हैं। ऐसी बीमारियां, ऐसे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जिसके पीछे जिम्मेदार उनका प्रोफेशन है, क्या काम करते हैं वो जिम्मेदार। अब कोई व्यक्ति यदि रुई की यहां पर रुई से, कॉटन से यहां पर धागा बनता है, स्पिनिंग मिल्स होती है। मेरे को अच्छे से ध्यान है कि मंडीदीप के पास में एक नाहर स्पिनिंग मिल्स हुआ करता था, पता नहीं अभी है कि नहीं, मुझे मालूम नहीं है, बहुत दिन से गया नहीं है, सालों हो गए। जब मैं 11th और 12th में था तो उस समय जो है वहां पर मंडीदीप में एक बड़ा फेमस था नाहर स्पिनिंग मिल्स। ठीक है, और वहां पर लोग काम अच्छा बढ़िया सैलरी दिया करते थे, वो कि पर दिन का उनका जो मजदूरी था, जो वर्कर का सैलरी था, वेज था, वो काफ़ी अच्छा था उसका। ठीक है, उनको कैंटीन में खाने को भी कुछ वाउचर मिला करते थे, लोग जाया करते थे गांव के लोग। सडनली मैंने देखा कि कुछ लोग 2-4 महीने गए और उसके बाद उन्होंने जाना बंद कर दिया, कुछ लोग 6 महीने गए, जाना बंद कर दिया। पूछा भाई क्यों नहीं जाते हो, तो उन्होंने बताया इसलिए नहीं जाते क्योंकि कारण ये है कि वहां पे गए थे तो वहां पे फिर हमको सब कुछ ठीक था, लेकिन सांस की तकलीफ होने लगी। आधे गांव को, वहां पे पास में एक गांव था जहां पे मेरे मामा जी लोग, छोटे मामा जी लोग रहते हैं, आधे गांव को तकलीफ होना शुरू हो गई।
मेडिकल एग्जामिनर आता डॉक्टर भी उनके पास आता था, वो भी 6 महीने के बाद, तो वहां पे स्पिनिंग मिल में बारीक बारीक फाइन पार्टिकल उड़ा करते थे, और वो पार्टिकल अब इन वर्कर की कोई सेफ्टी का कोई ध्यान तो रखता नहीं है, तो वो जमा होने लगे, इनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होने लगी। बाद में फिर शायद वहां पे मैनेजमेंट ने किसी ने डिसाइड किया होगा, तो फिर वहां पे लोग मास्क लगा के वो सब लगा के काम करने लगे। ठीक है, तो जो पत्थर फोड़ने की जो फैक्ट जो होते हैं, कोयला, जहां पे कोयला निकलता है, जब पत्थर फोड़ते हैं वहां, यहाँ पे जो है इस तरह के जहां पे फाइन पार्टिकल उड़ रहे होते हैं ना, वो सांस में जमा होते हैं। ठीक है, इन सर्टेन इंडस्ट्रीज स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग, जहां पे ग्राइंडिंग करते कुछ पीस रहे होते हैं, पत्थर तोड़ रहे होते हैं, वहां डस्ट प्रोड्यूस होता है, और दैट द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कैन नॉट फुली कोप इन दिस सिचुएशन, और ये इस डस्ट से हमारी बॉडी लंबे समय तक जो है वो लड़ नहीं पाती है। और लॉन्ग एक्सपोजर, जब लंबा एक्सपोजर होता है तो उससे हमारे लंग्स में इन्फ्लेमेशन होने लगता है, और कई बार उसमें फाइब्रोसिस आती है, मतलब वहां पर जो है वो लंग्स के अंदर फाइब्रस टिश्यू की संख्या बढ़ने लगती है ना, फाइब्रस टिश्यू बढ़ने लगता है, और ये लंग्स को परमानेंटली डैमेज करता है, और ये फाइब्रोसिस कई बार लंग कैंसर में कन्वर्ट आती है कि कई बार ये लंग कैंसर में भी कन्वर्ट आती है कि वर्कर इन सच इंडस्ट्रीज शुड वियर प्रोटेक्टिव मास्क, ऐसी इंडस्ट्री के जो वर्कर होते हैं उनको प्रोटेक्टिव मास्क पहनने को कहा जाता है। ठीक है, जैसे देखिए एक बीमारी है एस्बेस्टोसिस, इनहेलेशन ऑफ फाइब्रस मिनरल ऑफ एस्बेस्टोस, के जो एस्बेस्टोस की फैक्ट्री यहां पे निकालते हैं, वहां लोग काम करते हैं, इसके फाइब्रस मिनरल अंदर जाते हैं, तो उस बीमारी को एस्बेस्टोस बोलते हैं। ठीक है, फिर बॉक्साइट फाइब्रोसिस, जो बॉक्साइट फ्यूम होते हैं, एल्यूमिनियम यहां निकाल रहे थे, बॉक्साइट फ्यूम होते हैं, इसमें एल्यूमिनियम होता है, सिलिका पार्टिकल होते हैं, वो फ्यूम जो है वो लंग्स में जमा होने लगते हैं। बेरिसिलोसिस, एक्सपोजर ऑफ बेरिलियम एंड इट्स कंपाउंड, सिडरोसिस बाय डिपोजिशन ऑफ आयरन इन द टिश्यू, बिस्टिनोसिस आईएमपी है ये एक बार ऑल इंडिया पीएमटी में आया हुआ है बेटा, इंपॉर्टेंट है के। बिस्टिनोसिस, इसे ब्राउन लंग डिजीज बोलते हैं, ये कॉटन की डस्ट से होती है, जिन फैक्ट्रियों में जो है वो धागा बनता है वहां देखने मिलता है के, क्लियर। सिलिकोसिडोरोसिस जो होती है वो सिलिका और आयरन के मिक्सचर से होता है। ठीक है, ठीक। न्यूमोकोनियोसिस जो है वो कोयले की डस्ट से होता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा कि जो लंग्स की जो सेल्स हैं उन लंग्स के अंदर फाइब्रोसिस होने लगेगा, और ये फाइब्रोसिस फाइनली कई बार कैंसर, लंग कैंसर में ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज क्या गया, सिलिकोसिस आ गया। ब्रूसेलोसिस जो होते हैं, ब्रूसेला बैक्टीरिया, वो भी कई लोग जो लैबोरेटरीज में काम करते हैं, जो कहां काम करते हैं, ये काम करते हैं वहां पर जहां पर एनिमल पाल रहे हैं, वहां पर के, तो ब्रूसेलोसिस होता है। एंथ्रेक्स जो है वो बैक्टीरियल डिजीज होती है। ठीक है, कई बार ये लंग्स में भी अटैक कई बार कर देती है, इसके स्पोर जो होते हैं। ठीक है, एस्बेस्टोसिस हुआ। ठीक है, लंग कैंसर जो है, अब देखो ये ऑक्यूपेशनल में नहीं आएगा, इसको हम लंग कैंसर हम बोल रहे हैं, किससे हो रहा है, फाइब्रोसिस से जो कन्वर्ट हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है ना, क्लियर। ब्लैक लंग डिजीज, न्यूमोकोनियोसिस जो है कोयले की डस्ट से होता है बेटा। ठीक है ना, ठीक। निमोनिया, केमिकल निमोनिया हो सकता है, जहां पे जो लेबोरेटरी में काम करते हैं, आप केमिकल लेबोरेटरी में काम करते हैं, और यदि आप एसिड वगैरह के फ्यूम आप सांस में ले रहे हैं अंदर, तो वो निमोनिया कर सकता है और लंग को सीरियस डैमेज कर सकता है। इसलिए हमेशा केमिस्ट्री के लैब में डिफरेंट टाइप के मास्क होते हैं जो केमिकल से सेव करते हैं, वो मास्क पहनना जरूरी होता है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेते हैं आपके। एपनिया का मतलब क्या होता है, इट इज द टेम्परेरी अरेस्ट ऑफ ब्रीथिंग, के यदि कुछ समय के लिए सांस रुक जाता है उसको हम एपनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपनिया बोलते हैं। एपनिया टाइम का मतलब होता है कि ब्रीथ होल्डिंग टाइम, यानी आपने 40 सेकंड या 60 सेकंड आप सांस रोक सकते हैं, तो उसको आप एपनिया टाइम बोलेंगे। ठीक है, सांस रुके, ब्रीथिंग को रोका आपने, उसको एपनिया वाली कंडीशन बोलेंगे आपके। याद रखिएगा, लाउड स्नोरिंग इज रिलेटेड विद स्लीप एपनिया। कोई यदि तेज तेज खर्राटे लेता है, लाउड स्नोरिंग करता है, तो उसको स्लीप एपनिया होता है। कि मतलब कुछ समय के लिए उसकी सांस रुक जाती है, और वो सांस रुकने पर उसके ब्रेन पर गहरा असर पड़ता है उसका, के उसकी नींद टूट जाती है उसको, तो वो कभी भी साउंड स्लीप नहीं ले पाएगा व्यक्ति। और स्लीप एपनिया का संबंध ओबेसिटी से भी होता है। हाइपोक्सिया का मतलब होता है कि टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो घट जाती है, तो उसे हाइपोक्सिक कंडीशन बोलते हैं। हाइपर कैपनिया का मतलब होता है ब्लड के अंदर CO2 की मात्रा का बढ़ना, ब्लड के अंदर CO2 के अमाउंट का बढ़ना हाइपर कैपनिया है। ब्लड के अंदर CO2 के अमाउंट का घटना हाइपोकैपनिया है। हाइपर कैपनिया, CO2 का अमाउंट बढ़ना, और हाइपोकैपनिया घटना के। एस्फाइक्सिया का मतलब होता है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइपोक्सिया एंड हाइपरकैपनिया ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन एयर पैसेज का। एस्फाइक्सिया मतलब
दम घुटने से व्यक्ति की मृत्यु होती है, मतलब बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो गया और CO2 का लेवल बढ़ गया कि जब कोई व्यक्ति सांस नहीं ले पाता है तो हम बोलते हैं वो एस्फाइक्सिया की कंडीशन में चला गया है और वहां पर जो है वो हाइपोक्सिया हो गया, CO2 का लेवल जो है बढ़ रहा है और ऑक्सीजन का लेवल घट रहा है। ऑक्सीजन के घटते लेवल को हाइपोक्सिया बोलते हैं और हाइपर कैपनिया मतलब CO2 के बढ़ते लेवल को बोलते हैं। ठीक है, जब किसी व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होती है तो हम जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं डिस्निया। डिस्निया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, के सांस लेने में तकलीफ होती है उसके लिए हम डिस्निया वर्ड यूज करते हैं। याद रखिएगा सबसे खतरनाक होती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की तुलना में 200 टाइम मोर एफिनिटी रखती है और इरिवर्सिबल बॉन्ड बनाती है ना। एक बार हीमोग्लोबिन से जुड़ गई तो हीमोग्लोबिन परमानेंट डैमेज हो गया, काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए बॉम्बे में हमने एक घटना सुनी। बरसात का मौसम था, बॉम्बे में रेनी सीजन था के, और जो है उस समय क्या हुआ, कहीं पे रेन ज्यादा हुआ होगा तो कहीं पे कुछ लोग रुक गए, तो कैटरिंग वाले कुछ लोग थे तो वो क्या किए, वो लोग जो है वो उनका जो कैटरिंग का ट्रक होता है उस ट्रक में उनके पास सिगड़ी थी, उसमें जो होता ना जिसमें वो खाना पकाते हैं, जो कोयला वाला डाल के चारकोल वाला के, वो सिगड़ी जलाया। उन लोगों ने कुछ खाने पीने को बनाया, खाया पिया उन्होंने, और सिगड़ी को उन्होंने जलता हुआ थोड़ा आग बंद करके ताकि थोड़ी गर्मी रहे उसके अंदर, क्योंकि कुछ था नहीं, मुंबई में जमकर बारिश हो रही थी, वो उसके अंदर सो गए। वो चारों ओर से उन्होंने इसको बंद कर लिया ताकि कोई पानी अंदर ना आए। आपको पता है सुबह क्या हुआ? सुबह 8 लोगों की डेड बॉडीज मिली उसमें से। मालूम चला है सब के सब वो लोग थे जो कैटरिंग के लिए काम करते थे। हुआ क्या, हुआ ये कि उन्होंने सिगड़ी जलाया, जो सिगड़ी जलाया उसमें कोयला था, कोयला को उन्होंने जो जला के उन्होंने जो खाना पकाया, खाया पिया और जलता हुआ कोयला छोड़ दिया उन्होंने, और अपने चारों तरफ से बंद कर लिया अपने उसको ताकि पानी अंदर ना आए। और धीमे धीमे वो जो जलता हुआ कोयला था उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलना शुरू हुई, और कार्बन मोनोऑक्साइड नॉन इरिटेटिंग है, पता भी नहीं चलेगा उन्हें, पता भी नहीं चला उनको, सोते सोते वो सोते ही रह गए, मालूम भी नहीं चला उनको। वो हीमोग्लोबिन में घुलता गया, ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो गई, ब्रेन डेड हो गया, काम खत्म। ठीक है, तो CO पॉइजनिंग ऐसे होती है। इसलिए घर के अंदर कभी भी चारकोल या इस तरह की चीज जलाकर बंद कमरे में नहीं जलाना चाहिए। ठीक है, फिर एटेलेक्टेसिस एक कंडीशन है, इसको बोलते हैं एटेलेक्टेसिस। ठीक है, एटेलेक्टेसिस पार्शियल और कंप्लीट कोलैप्स ऑफ लंग्स के लंग्स जो होते हैं न्यूमोथोरेक्स है, उसमें जो है वो जो आपका जो प्लूरल कैविटी में एयर भरा गया हो या ब्लड भरा गया हो या पस भरा गया हो, उसके चलते क्या होता है लंग्स नॉर्मल काम नहीं कर पाते, कई बार वो कोलैप्स कर जाते हैं। तो पार्शियल या कंप्लीट कोलैप्स ऑफ लंग्स को क्या बोलते हैं? एटेलेक्टेसिस बोलते हैं। और इसका कारण न्यूमोथोरेक्स, जिसमें कि जो है वो प्लूरल कैविटी में एयर भरा जाती है। हीमोथोरेक्स में क्या होता है? ब्लड भरा जाता है, पायथोरेक्स में पस भरा जाता है, उसको हो सकता है। और अस्थमा में जो है वो विस्लिंग टाइप रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि विस्लिंग साउंड आता है, नीजिंग साउंड आता है। ठीक है ना, क्लियर? चलिए, यहां पर हमारा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला चैप्टर पूरा होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। मैं क्लियर कर दूं कि ये बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो नीड है उसके अकॉर्डिंग पूरा किया हमने। लेकिन यदि जब आप मेडिकल कॉलेज में पहुंचेंगे और रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको बता दूं मैं, केवल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को पढ़ने में आपको 4 दिन का वक्त लगेगा, चार लंबी क्लासेस लगेंगी। ठीक है, तो इसीलिए एनसीईआरटी ने क्या क्या चैप्टर का टाइटल दिया? ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। भैया ब्रीथिंग पे फोकस करो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस फोकस करो, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं बोला उन्होंने। क्या नहीं बोला उन्होंने? रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं बोला। उन्हें मालूम है कि ऐसा बोलेंगे तो फिर बहुत पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो हमने पूरा कंप्लीट किया। और इसके बाद जो भी डीपीएस के एमसीक्यू बेटा सारे सॉल्व कर लेना, आप टेस्ट अच्छे से देना बेटा आप। ठीक है ना, परफॉर्मेंस शीट को पढ़ लेना, तो कोई चीज में गलती मत करना बेटा। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.